हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा क्या किया गया है, क्रैश कोर्स है वो शुरू किया गया है। क्रैश कोर्स में 11th-12th पहले हो चुकी है, बीएससी पार्ट अब आपका यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक है, तो बीएससी पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं? क्वांटम आपकी हो चुकी है, उसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी हो चुकी है, थर्मो एंड स्टेट भी आपका सब्जेक्ट जो है वो हो चुका है। आज आपका कौन सा सब्जेक्ट है? ऑप्टिक्स जो है वो अपन बीएससी पार्ट का जो ऑप्टिक्स सब्जेक्ट है वो अपन क्या करने जा रहे हैं? कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब अपने पास ऑप्टिक्स के साथ साथ इन्होंने क्या किया हुआ है, लेजर को भी इसके साथ ऐड किया हुआ है, ऑप्टिक्स एंड लेजर। ठीक है, ऑप्टिक्स एंड लेजर। अब ऑप्टिक्स और लेजर के कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं उन पे एक बार अपन क्या कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास है इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट इन थिन फिल्म। ठीक है, थिन फिल्म है, उसके अंदर इंटरफेरेंस किस प्रकार से होगा वो अपने को देखना है। नेक्स्ट है न्यूटन्स रिंग। नेक्स्ट आपके पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उसके बाद है फेब्री फेरो इंटरफेरोमीटर। अब ये इतने जो भी टॉपिक है, जैसे ये सारे के सारे अपने पास क्या है, इसमें इंटरफेरेंस किस प्रकार से होगा और इसके जो फॉर्मूले हैं इन सब टॉपिकों के वो इंपॉर्टेंट है, उस पर सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आपके पास क्या है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। ये सारे एक हो गए। ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन में बात करें तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है हाफ पीरियड जोन, जिसे क्या बोलते हैं, HPZ अपन बोल देते हैं, हाफ पीरियड जोन। उसके बाद है सर्कुलर एपरेचर, उसके बाद है सर्कुलर डिस्क, उसके बाद है स्ट्रेट एज। ये तीन टॉपिक आपको किसके अंडर पढ़ने हैं? चार किसके अंडर पढ़ने हैं? फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ने हैं। इनमें किस प्रकार से आपका मतलब क्या है, इनमें इंटेंसिटी किस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें आपकी इंटेंसिटी किस प्रकार से होगी वो चीज इनके अंदर क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेनेल के बाद में कौन सा है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो डबल स्लिट के कारण पढ़ना है, एक आपके पास में क्या है, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपके पास में पढ़ना है। इसमें क्या है, ग्रेटिंग फॉर्मूला है या फिर आपके पास में डिस्पर्सिव पावर है, ये कुछ फॉर्मूले हैं वो आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये इतने टॉपिक आपको ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, लेजर एंड होलोग्राफी। लेजर एंड होलोग्राफी में आपके कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं? तो लेजर में बेसिक चीजें वही आपके पास में क्या है, स्पॉन्टेनियस और स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है, वो अपन पढ़ेंगे। अब इनके अंदर क्या आ जाते हैं, कोफिशिएंट आ जाते हैं, क्या आइंस्टाइन कोफिशिएंट आ जाते हैं, A एंड B कोफिशिएंट। मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन है, स्टिम्युलेटेड इमिशन है, एक आपके पास में होता है अब्सॉर्प्शन। इन तीनों के हिसाब से आपके पास में क्या आ जाते हैं, कोफिशिएंट आते हैं, उनके रिलेशन अपने को पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, कंडीशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन। इसके बाद आपके पास में क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है। पॉपुलेशन इन्वर्जन किस किस टेक्निक से होता है उसको अपन शॉर्टली पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है मेथड ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। उसके बाद क्या है, एनर्जी लेवल स्कीम ऑफ हीलियम नियॉन एंड रूबी लेजर। तो आपके पास में क्या है, हीलियम नियॉन है, रूबी लेजर है, इसके अलावा CO2 लेजर है। इनके अंदर कितने लेवल होते हैं, कि क्या क्या वेवलेंथ होती है, ये चीज अपने पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, वर्किंग ऑफ ए लेजर सोर्स, किस प्रकार से लेजर सोर्स है वो वर्क करता है, तो उस पर भी अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास है होलोग्राफी। तो होलोग्राफी को अपन शॉर्टली क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। उस पर सिंपल आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होलोग्राफी पे देखने को मिल सकता है। तो ये आपके सारे क्या है, टॉपिक है जो हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है, फर्स्ट टॉपिक आपका है ऑप्टिक्स का, कौन सा है, इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आपके पास में क्या है, कोई दो वेव है जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सेम फ्रीक्वेंसी की, लेकिन ऑलमोस्ट सेम, लगभग समान एम्पलीट्यूड की दो वेव आपस में क्या करती है, ओवरलैप करती है, सुपर इंपोज होती है। तो उसके बाद आप देखते हो कि जो भी आपको पैटर्न मिलता है उसमें कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, कहीं पे इंटेंसिटी कम हो जाती है। इस प्रकार की ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या है, इंटरफेरेंस जो आपका है, ठीक है, व्यतिकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। इंटरफेरेंस की मेन कंडीशंस क्या होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ये अपने को देखना है। पहली कंडीशन क्या है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा सोर्स जिससे जो क्या आ रही है, वेव आ रही है, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो, सेम हो। मतलब कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट का मतलब भी क्या होता है, जहां पे आपके पास जो क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस होता है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा।
ठीक है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, वो क्या होगा आपके पास में कोहेरेंट सोर्स होगा। मतलब कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या है, जो भी वेव आ रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, दूसरी कंडीशन है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास में क्या है, सोर्स से जो भी लाइट आ रही है, ठीक है, तो उसकी लैम्डा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, या फिर उसकी न्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए सबकी, ठीक है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में एक कंडीशन और रखी गई है, क्या, जो आपके पास में क्या है, नैरो सोर्स होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नैरो सोर्स होगा तो आपको जो क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, वो बिल्कुल क्या मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर पे आपके पास क्या है, सेम पोलराइजेशन। सेम पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में क्या है, वेव है, लाइट वेव है, जैसे उनमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो जब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो उससे अपने पास क्या होगा, बिल्कुल वो आपस में क्या हो पाएगा, ऐड हो पाएगा। ऐड होने से उसकी इंटेंसिटी कहीं पे क्या होगी, बिल्कुल मैक्सिमम होगी, और कहीं पे मान लो एक दूसरे की बिल्कुल, मान लीजिए एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड होने से वो क्या होगा, इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। और बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी। लेकिन पोलराइजेशन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, सेम पोलराइजेशन होना चाहिए, इसका ये कॉन्सेप्ट है, ताकि इंटेंसिटी या एनर्जी है वो मैक्सिमम या मिनिमम ही मिले, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए। इसके अलावा एक और लिखना चाहें तो ये है कि ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। इससे मतलब ना भी हो सेम तो भी मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलता है, जब आपके पास में क्या हो, ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड हो। क्या हो आपके पास में, ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहां पे आपके पास में क्या आ गई, इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें आपके पास में क्या है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि आपके पास में क्या है, दो सोर्स है, ठीक है। फर्स्ट सोर्स की बात कर लेते हैं, ये आपके पास मान लीजिए फर्स्ट सोर्स है S1, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I1 है। एम्पलीट्यूड आपके पास में कितना लिया गया है, A1 लिया गया है। सिमिलरली सेकंड सोर्स आपके पास में है S2, इंटेंसिटी I2, एम्पलीट्यूड कितना है, A2। तो नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, नेक्स्ट बात करें तो आपके पास में क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी किस प्रकार से होंगे, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास एम्पलीट्यूड किस प्रकार से हो गया, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, उस पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। ये तो क्या है, एम्पलीट्यूड। इसी प्रकार से अपन किसकी बात करें, इंटेंसिटी की बात करें। नॉर्मली इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड की क्या होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रकार से अपना क्या होता है, सीन रहता है। तो इसमें अगर बात करें तो A1 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, A1 का स्क्वायर है, मतलब I1 ही है, ठीक है। सिंपल I1 लिख सकते थे, लेकिन अपने को एक फॉर्मूला बनाना है इससे, तो अपन ने ये क्या कर दिया, रूट I1 का स्क्वायर करो या सिंपल I1 लिख दो। इसमें क्या है, I2 को क्या लिख दिया, रूट I2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसको क्या लिख दिया, 2 इंटू रूट I1 रूट I2 cos फाई। ऐसा क्यों किया गया, ताकि अपन क्या करें, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण जो आपका होता है, उसमें आपके पास में अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, तो उसमें स्क्वायरिंग टर्म अपन बना सके, इजीली अपन इसको याद रख सके, इसीलिए इनको रूट के फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। तो ऐसा अपन ने लिख दिया, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ही आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फाई क्या बताता है, फेज डिफरेंस को बताता है, ठीक है। डेल फाई अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, φ2 माइनस φ1 आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, आपके पास में संपोषी व्यतिकरण जिसको बोल सकते हैं। संपोषी व्यतिकरण के अंदर अगर बात करें अपन, क्या संपोषी व्यतिकरण की बात करें तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो आपके पास में क्या है, पार्ट डिफरेंस डेल फाई इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू आपके पास में क्या है, ये फेज डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस किस प्रकार से फाइंड करते हैं, डेल फाई की वैल्यू रखिए और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, पार्ट डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर यहाँ पे बात करें जैसे 2 पाई अपन लेके चले तो उस केस में कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। यहाँ पे कितना है, 2 पाई पहले से है, फिर यहाँ पे क्या है, लैम्डा है, इनटू आपका पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 2 पाई से 2 पाई गया तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा,
डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका सिंपली क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो इस केस में आ रहा है 0 पे 0, 2 पाई पे लैम्डा, इसी प्रकार से 4 पाई पे 2 लैम्डा। तो जब अपन क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई रखते हैं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। मतलब क्या होगा, a n b का स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ पे √I1 है और b की वैल्यू क्या है, √I2 है। तो आपके पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा, I मैक्सिमम इक्वल टू √I1 प्लस √I2, इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करें, एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड में क्या है, ये cos फाई क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये कितना बन गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 की पावर हाफ, मतलब a1 a2 का स्क्वायर और उसकी पावर हाफ, मतलब क्या आएगा, सिंपल a1 प्लस a2 आएगा, ठीक है। a1 प्लस a2 आएगा, तो यहाँ पे गलत किया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, इसको काट देंगे, ये क्या आएगा, a1 प्लस a2 आ जाएगा। पास में क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो आपके पास में क्या है, डेल फाई इक्वल टू कितना है, पाई, 3 पाई, 5 पाई है। और इसमें कितना है, मतलब पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 5 लैम्डा बाई 2। तो पीछे अपन देखें अगर आई की वैल्यू, मतलब इंटेंसिटी किस प्रकार से होगी, इसमें क्या है, कोस फाई क्या है, पाई है, 3 पाई है या फिर 5 पाई है, मतलब ओड नंबर आगे आ रहा है पाई के। तो इसमें क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ इस केस में क्या आएगी, -1 आएगी। -1 आएगी तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a और b की वैल्यू क्या है, √I1 एंड √I2 है। तो ये क्या बनेगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि आपको क्या बताता है, मिनिमम इंटेंसिटी को बताता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, a मिनिमम की बात करेंगे तो वो आपके पास में क्या आएगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा। उसका स्क्वायर बनेगा लेकिन हाफ पावर है, तो ये a1 माइनस a2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास में क्या आता है, स्पेशल केस आता है। तो स्पेशल केस की बात करें तो देखो क्या है आपके पास में, स्पेशल केस में आपके पास क्या आता है, स्पेशल केस आता है। उसमें क्या होगा, अगर क्या हो, दोनों ही वेव के लिए एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, मतलब a1 बराबर क्या आ जाए, a2 आ जाए, जिसको अपन ने क्या मान लिया, सिंपल a मान लिया, तो इंटेंसिटी I1 I2 बराबर हो जाएगी, जिसको क्या माना गया है, I माना गया है। उस केस में I मैक्सिमम कितनी आती है, √I1 प्लस I2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2I का, मतलब 2 √I का स्क्वायर आएगा, मतलब क्या आएगा, 4I आ जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी, 4I आएगी, जब आपके पास में क्या हो, एम्पलीट्यूड सेम हो। और मिनिमम इंटेंसिटी आपके पास में क्या हो जाएगी, बराबर होने के कारण 0 हो जाएगी। ये आपके पास में क्या है, स्पेशल केस है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये आपके पास में क्या लिया गया है, सोर्स लिया गया है। क्या लिया गया है, सोर्स आपके पास में लिया गया है, जो क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, जिसके लिए लैम्डा क्या होगी, एक कांस्टेंट लैम्डा होगी, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया है। यहां से आगे क्या है, आपके पास में स्लिट S1 S2 है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, स्मॉल d है। स्मॉल d क्या है, स्लिट के बीच का डिफरेंस है, स्लिट डिफरेंस है, ठीक है। और ये आपके पास में क्या है, 2 स्लिट है आपके पास में। इसी प्रकार से स्लिट से लगा के और आपके पास में स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कैपिटल D होती है, ठीक है। स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं। तो उस केस में देखें तो S1 को इससे मिलाया, S2 को इससे पॉइंट P से मिलाया, ठीक है। यहां से अपने एक परपेंडिकुलर ले लिया M, इस प्रकार से अपन ने ले लिया। ये थीटा एंगल क्या है, इस वाली लाइन से बिल्कुल यहां से क्या है, S1 S2 के बीच में जो सेंटर है, यहां से क्या, मतलब आपके पास में एंगल थीटा किसके बीच में है, ये जो आपके पास में लाइन है जो किससे ली गई है, बिल्कुल इससे सेंटर से और पॉइंट P तक मिलाई गई है। इसका और इसके, मतलब इस वाली लाइन से एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपके पास में कितना है, थीटा है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है, तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अपन इस वाले की बात कर लेते हैं। ये आपके पास में क्या है, ट्राइएंगल है। ये वाला आपके पास में क्या है, थीटा है, ठीक है। ये आपके पास में कितना है, थीटा एंगल है, और टोटल ये क्या है, 90 दिख ही रहा है। तो ये आपके पास में ये वाला कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। ये 90 माइनस थीटा बचेगा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा आपके पास में आ गया। इस वाले ट्राइएंगल की बात करें तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 पूरा 180 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, S1 वाला जो है यहाँ पे इसको थीटा होना पड़ेगा। तो ये आपके पास में एंगल आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपके पास में क्या है, सोर्स S1 मतलब ये स्लिट S1 है और S2 है। इनसे जो लाइट जा रही है पॉइंट P पे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। डिफरेंस सीधा सा दिख ही रहा है, ये वाला डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, S1P माइनस क्या करेंगे, S2P करेंगे, तो आपके पास में ये वाला पार्ट बचेगा, कौन सा, S2M वाला। तो ये इनके बीच में क्या है, पाथ के अंदर डिफरेंस है। इतना पार्ट डिफरेंस अपने को देखने को
मिल रहा है। तो ये चीज सेम डेल्टा एक्स जिसको बोला गया है इस पार्ट डिफरेंस को, ये लिखी गई है। ठीक है, ये लिख ले, क्या लिख ली, S2P माइनस S1P इक्वल टू S2M। ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा d साइन थीटा, क्योंकि आपके पास में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, इससे सोल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा आपके पास में, d साइन थीटा आएगा। मतलब आपके पास पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, d साइन थीटा आ गया। अब ये पार्ट डिफरेंस दो प्रकार से हो सकता है, d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, n प्लस हाफ लैम्डा हो सकता है। n लैम्डा है तो ये किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण की। नेक्स्ट n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है, n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है, तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2 से आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये आता है कि xn की वैल्यू अगर अपन बात करें, xn क्या है, बिल्कुल इसके क्या है, बीच से लगा के इस पॉइंट की जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेंटर में है और एक पॉइंट पे है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, xn है। xn की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d आएगी। अब इस ये किसके लिए, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है, n यहाँ पे किसको बताता है, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए xn की वैल्यू कितनी आएगी, n लैम्डा D बाय स्मॉल d आएगी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ की बात करें, फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, बीटा लैम्डा D बाय D। ये किस प्रकार से आएगा, जैसे बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या होगा, जैसे आपने xn फाइंड किया था n वाली nth फ्रिंज के लिए, ठीक है, तो अपन क्या करें, xn प्लस 1 माइनस क्या करेंगे, xn करेंगे, तो आपके पास में बीटा बनेगा और ये बीटा की वैल्यू आप सोल्व कर सकते हो, लैम्डा D बाय D आएगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दो फ्रिंज के बीच का डिफरेंस या फ्रिंज विड्थ अपन बोलते हैं, किसको, बीटा को, लैम्डा D बाय D होती है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, xn इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय D nth ब्राइट फ्रिंज के लिए थे। तो ये आपके पास में ब्राइट नहीं है, nth आपके पास में किसके लिए है, डार्क फ्रिंज के लिए। किसके लिए है, डार्क फ्रिंज के लिए क्या, xn इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा D बाय D। लेकिन बीटा तो दोनों के अंदर सेम ही आएगा, कितना आएगा, लैम्डा D बाय D ही आएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपके पास कौन सा है, आपके पास क्या है, लिमिटेड प्योरिटी जिसको बोलते हैं, Q इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा बाय डेल लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बाय डेल लैम्डा, ये आपके पास में क्या है, लिमिटेड प्योरिटी का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, कोहेरेंस लेंथ की बात करते हैं। कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या होता है आपके पास में, L इक्वल टू कितना है, C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, C इंटू डेल्टा टी। इसको और भी आगे सोल्व करना चाहे तो इसको कैसे किया गया है, इसको कैसे किया गया, C इंटू डेल्टा टी है, तो ये आपके पास में क्या है, C अपॉन में क्या आएगा, डेल न्यू आएगा। अब आपको पता है न्यू इक्वल टू कितना होता है, C बाय लैम्डा होता है, तो डेल्टा न्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं ताकि नेगेटिव साइन ना आए, तो C बाय लैम्डा स्क्वायर आएगा और फिर आपका डेल लैम्डा आएगा। इसको वैल्यू रखेंगे तो C से C जाएगा और बचेगा क्या, लैम्डा स्क्वायर बाय डेल लैम्डा। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिमिटेड प्योरिटी Q है, उसको लिखा गया लैम्डा बाय डेल लैम्डा। इसको हटा के अगर वैल्यू लिखें तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू Q लिखा जा सकता है। तो ये वाली चीज भी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्पेटियल कोहेरेंस है। ठीक है, स्थानीय कला संबद्धता जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में कोई सोर्स है जिसकी विड्थ आपको कितनी दी गई है, A दी गई है। ठीक है, आपके पास में क्या है, कोई सोर्स है S, कोई आपके पास में क्या है, सोर्स है। अब ये आपके पास में विड्थ क्या है, इसकी A दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, दो स्लिट है S1 और S2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, Y है। आपके पास में स्पेटियल कोहेरेंस डिस्टेंस क्या होती है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब S1 और S2 के बीच की वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर इनसे निकलने वाली जो वेव है वो आपस में क्या रहेगी, कोहेरेंट रहेगी। इनके बीच का फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो आपस में क्या रहेगी, कोहेरेंट रहेगी, कला संबद्ध रहेगी। वो डिस्टेंस आपके पास में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्पेटियल कोहेरेंस कहलाती है। इसकी कंडीशन क्या होती है, और इसके बीच का डिफरेंस ये वाला कौन सा दिया गया है, सोर्स और स्लिट के बीच का डिफरेंस स्मॉल d दिया गया है। तो कंडीशन क्या होती है, y बाय d इज ऑलवेज लेस इक्वल देन किससे, लैम्डा बाय a से।
ठीक है, लैम्डा बाय ए से इससे y आपके पास आ जाता है y इज लेस इक्वल देन लैम्डा डी, डी इधर चला जाएगा, लैम्डा डी बाय ए, इससे अपन क्या बोलते हैं स्पेटियल कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, स्पेटियल कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको देखो क्या दिया गया, ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपको पॉइंट लगा के क्या लिखा गया है, इफ स्लैब ऑफ थिकनेस टी, एक स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है टी है, मोटाई जिसकी क्या है टी है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक जिसका कितना है म्यू है, इज पुट बिटवीन द पाथ ऑफ वन सोर्स एंड स्क्रीन। मतलब ये आपके पास में क्या है, दो सोर्स होते हैं। यहाँ पे चलो पीछे वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये वाला होता है, ये आपके पास में क्या है सोर्स है, सॉरी ये आपके पास में क्या है स्लिट है, और यहाँ पे आपके पास में क्या होती है स्क्रीन होती है। अब इन दोनों में से किसी एक के पाथ में अपन क्या रख दें, एक स्लैब रख दें जिसकी मोटाई कितनी है टी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना है म्यू है। तो उस केस में आपके पास देखो क्या होगा, ये वाली लाइन इसमें लिखी गई है। उस केस में आपके पास में पार्ट डिफरेंस कितना आ जाता है, एक स्लैब रखने के कारण डेल्टा एक्स कितना आ जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी आता है। क्या आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी आपके पास में क्या आ जाता है पार्ट डिफरेंस आ जाता है। अब ये पार्ट डिफरेंस दो केस में हो सकता है। दो केस क्या है कि आपकी उस केस में मतलब सेंट्रल जो फ्रिंज है वो ब्राइट बन जाए या फिर सेंट्रल फ्रिंज क्या बन जाए डार्क बन जाए। तो उस केस में जब ब्राइट बनेगी सेंट्रल फ्रिंज तब क्या हो जाएगा, यही पार्ट डिफरेंस जो आपका है म्यू माइनस 1 इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा ब्राइट केस में एन लैम्डा के बराबर। इसी प्रकार से वही आपकी डार्क बन जाए तो ये जो म्यू माइनस 1 टी वाला पार्ट डिफरेंस है किसके बराबर हो जाएगा एन प्लस हाफ लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है कंडीशन देके मतलब आपको स्लैब दे देंगे ऐसे ऐसे फ्रिंज ब्राइट या फिर डार्क बन रही है ऐसा कह के क्वेश्चन बन सकता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बन सकता है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यू टॉपिक की। एक ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा। ये ओवरलैपिंग का केस होता है। ठीक है, जब ओवरलैप करती है तो ये मतलब इनमें से क्या होगा तीन डाटा आपको दे देंगे और फोर्थ नंबर वाला आपको पूछ लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक इजी सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है यहां से आपका जो सिलेबस में मेंशन है यहां से टॉपिक शुरू हो जाते हैं। यहां से टॉपिक शुरू होते हैं तो क्या है इसमें कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने की क्या क्या टेक्निक हो सकती है। ठीक है, उसको फाइंड करने की उसको प्राप्त करने की क्या क्या तकनीक हो सकती है वो अपन बात करते हैं। अब इसके दो तरीके हैं कोहेरेंट सोर्स को फाइंड करने के। कैसे, पहला क्या है आपके पास में बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, कौन सा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिवीजन से अपन फाइंड कर सकते हैं, जिसे अपन हिंदी में भी लिख लेते हैं क्या है आयाम विभाजन द्वारा, आयाम विभाजन। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिवीजन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक आपके पास क्या है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, इसको अपन बोलते हैं क्या तरंगाग्र विभाजन, तरंगाग्र विभाजन। ठीक है, ये दो तरीके आपके पास होते हैं। ठीक है, इन दो तरीके में अगर बात करें कि क्या क्या आपने को पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो आपके पास में क्या है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कैसे कि कौन सी तकनीक है या कौन सा टेक्निक है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के अंडर आता है या फिर वेव फ्रंट के अंडर आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड जो है आयाम विभाजन के अंडर कौन कौन सा आता है, थिन फिल्म आपकी हो गई, न्यूटन्स रिंग हो गई, उसके बाद माइकलसन एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर हो गया। ठीक है, ये चार प्रकार के किसके अंदर आते हैं एम्पलीट्यूड डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास वेव फ्रंट डिवीजन की बात कर लेते हैं। वेव फ्रंट डिवीजन उसमें कौन कौन सा आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपके पास में फ्रेनेल बाइप्रिज्म। तो इनको याद रखना है तो इजी वे क्या है वेव फ्रंट वाले अपन याद रख लें, कौन से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एक आपके पास में फ्रेनेल बाइप्रिज्म। दो किसके अंदर आते हैं वेव फ्रंट के अंदर, बाकी जो भी ऑप्शन में होंगे वो किसके आ जाएंगे एम्पलीट्यूड के आ जाएंगे। बाकी इसमें भी चार ही है वो भी याद रख सकते हैं, थिन फिल्म, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन एक्सपेरिमेंट और फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर। ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे जो किसके हैं एम्पलीट्यूड डिवीजन के हैं। ठीक है, तो अपन अब अपना फर्स्ट टॉपिक जो है किसका डिवीजन ऑफ बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड डिवीजन आयाम विभाजन का जो फर्स्ट टॉपिक है कौन सा थिन फिल्म वाला, वो टॉपिक अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस किस प्रकार से होता है वो अपने को पढ़ना है। वो ये सारा पढ़ने से पहले अपन एक डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम से समझ लेते हैं क्या सीन इसमें रहता है। ठीक है, थिन फिल्म किस प्रकार से बनती है, जैसे आपके पास में क्या है वाटर है उस पे ऑयल की एक बूंद डाल दी जाए,
तो वो जो आपके पास में क्या है, थिन फिल्म का काम करेगी, या सोप फिल्म है, ठीक है, या सोप बबल है, वो सारी चीजें आपके पास में क्या आती है, थिन फिल्म के अंडर आती है। उनको बोलते हैं अपन क्या, पतली फिल्म या थिन फिल्म अपन बोलते हैं। तो इस प्रकार से सीन रहता है कि आपके पास में ये क्या है, कोई सोप बबल है, या आपके पास में सोप बबल है, ऊपर एयर होगी, नीचे भी क्या होगी, एयर होगी। यहां से क्या आ रही है, एक इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे आ रही है तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, रेयर मीडियम है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। ये आपके पास में क्या है, सोप बबल है तो डेंसर मीडियम है, जिसे संघन माध्यम बोलते हैं हिंदी में। ये संघन है, ऊपर क्या है, विरल है, या फिर ऊपर रेयर है, अब नीचे आपके पास में क्या है, डेंसर है। तो जो भी आपके पास में रे आती है वो क्या होगी, डेंसर में जाएगी, तो जो भी आपका परपेंडिकुलर होगा इसकी तरफ झुकेगी। ये आपने पढ़ा होगा, इसकी तरफ झुकेगी, तो ये जितनी मतलब आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां से जाने की बजाय ये थोड़ा झुक रही है, ठीक है, इस प्रकार से सीन हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ये झुक गई। अब इसके दो केस है, इसके दो केस है। दूसरी क्या है कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, एक केस में तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और दूसरे में क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसमिट वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पे ये आई, अब ये क्या कर रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो ये क्या करेगी, अविलंब से दूर की ओर जाएगी। ये भी आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर से दूर की ओर हटेगी, तो ये दूर की ओर हट भी रही है, ठीक है। तो ये आपके पास में सारी की सारी इधर वाली क्या है, ट्रांसमिट रे है, और ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर आगे निकल गई, वही डेंसर से रेयर में जा रही है तो दूर की तरफ जा रही है। तो यहां से अपने पास में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ देखें तो आपको क्या मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, नीचे की तरफ देखें तो क्या मिल रही है, ट्रांसमिटेड रे मिल रही है। अब होता क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित जो आपके पास में क्या है, रे है, इनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है और अपने को पैटर्न मिलता है। इसी प्रकार से ट्रांसमिटेड या फिर पारगमित रे जिसको बोलते हैं, पारगमित किरण जिसको बोलते हैं, इनके बीच में भी क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है और अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड के लिए और ट्रांसमिटेड के लिए रिजल्ट को याद रखेंगे। किसी एक के लिए अपने को क्या रखना है, याद रखना है, दूसरे का जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है, ठीक है, जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है, तो वो अपना दूसरा केस तो अपने आप ही याद हो जाता है। अब अपन वापस पीछे चले जाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, रिफ्लेक्टेड वेव की। रिफ्लेक्टेड में क्या केस होते हैं आपके पास में, नॉर्मली क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, जो भी पार्ट डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है, कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी हाई होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड में थिन फिल्म में उल्टा होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या फिर ब्राइट वाला केस जो है उसमें उल्टा हो रहा है। क्या, कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, 2 म्यूटी कोस आर जो आपके पास में है वो किसके बराबर आ रहा है, n+½ लैम्डा के बराबर आ रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में। और डिस्ट्रक्टिव में नॉर्मली पढ़ते हैं कि n+½ लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ पे n+1 लैम्डा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद ना रखो। ट्रांसमिटेड में क्या होगा, ट्रांसमिटेड में अगर बात करें जस्ट इसका उल्टा होगा, ये रहा ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड में क्या हो रहा है, 2 म्यूटी कोस आर इक्वल टू n लैम्डा है, तो कंस्ट्रक्टिव जैसा कि पहले पढ़ते आए हैं ब्राइट केस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव की बात करें, डार्क या डिस्ट्रक्टिव जो भी है, उसमें क्या होता है, ट्रांसमिटेड के अंदर 2 म्यूटी कोस आर इक्वल टू n+½ लैम्डा होता है। तो इसको याद रखना इजी है, ठीक है। ट्रांसमिटेड के लिए जैसा नॉर्मल होता है वैसे याद कर लिया, और रिफ्लेक्टेड के अंदर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में तो वो जाता है n+½ लैम्डा वाला और उसमें वो जाता है, ठीक है। ऐसा केस है, आपकी मर्जी है, रिफ्लेक्टेड के लिए याद रखो या फिर किसके लिए याद रखो, ट्रांसमिटेड के लिए याद रखो। किसी एक के लिए याद रख के दूसरे का अपोजिट अपने को करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, थिन फिल्म है, इसमें इतना ही पार्ट जो आपका है वो इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, वो बोल देंगे कि रिफ्लेक्टेड है या ट्रांसमिटेड है, ठीक है, और उसमें आपको डाटा दे के रखेंगे, ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क बन रही है, वो केस आपको 4 केस है, ये इनमें से कोई एक मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको इनमें सोल्व करना है। एंगल भी पूछा जा सकता है, म्यू या टी भी पूछा जा सकता है, मतलब जो भी आपके पास में क्या है, टी क्या है, थिकनेस है, वो भी आपको पूछी जा सकती है, या ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। बस ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ट्रांसमिटेड वेव के लिए कितना होता है और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड डिवीजन का सेकंड टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या है आपके पास में, न्यूटन्स रिंग। एम्पलीट्यूड डिवीजन का न्यूटन्स रिंग अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूटन्स रिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है, न्यूटन्स रिंग में क्या होता है, आपके पास में जो लाइट सोर्स से क्या आती है, वेव आती है। वेव आती है तो इसमें एक तो क्या होता है, ये जो आपका लेंस यूज किया गया है, कौन सा लेंस है, ये आपके पास में प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस होता है। नीचे आपके पास में क्या होती है, फ्लैट ग्लास प्लेट है। ये दो आपके पास में चीजें यूज होती है। अब इन पे लाइट जैसे ही पड़ती है तो इनसे रिफ्लेक्ट होती है,
रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपस में क्या करती है, इन दोनों से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो भी आपकी लाइट है वो आपस में इंटरफेरेंस करती है और हमें क्या मिल जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न न्यूटन्स रिंग की फॉर्म में मिल जाता है। बस ऐसा कुछ सीन होता है। इसको किससे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से मेजर किया जाता है फ्रिंज को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसका यूज होता है, माइक्रोस्कोप का। जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में किसका होगा, टेलीस्कोप का होगा, इसमें किसका होता है, माइक्रोस्कोप का होता है। ये इसका मोटा मोटी सीन होता है। इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की अपन यहाँ बात कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूटन रिंग आपकी होती है उसका क्या पूछा जाता है, डायामीटर पूछा जाता है। ठीक है, वो nth आपके पास कौन सी है, nth रिंग है या कौन सी है, किसी का भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे n किसको बताता है, nth रिंग है आपके पास में। ठीक है, फ्रिंज जो भी है उसके हिसाब से उसकी डायामीटर पूछी जाती है। ठीक है, तो डायामीटर की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी वही केस होता है क्या, रिफ्लेक्टेड वेव का और एक आपके पास में ट्रांसमिटेड का। रिफ्लेक्टेड में क्या हो रहा है, थोड़ा उल्टा हो रहा है, ट्रांसमिटेड में जैसा पहले पढ़ते आए थे वैसा ही हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड की बात करें तो nth ब्राइट फ्रिंज की बात करें, ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो उस केस में आपको डायमीटर कितनी मिल रही है, रूट के अंदर। ठीक है, 2r 2n+1 लैम्डा, या इसको ऐसे लिखना था, 2r को बाद में लिखेंगे ताकि इजीली अपन इसको बोल पाए, ताकि याद हो पाए। ठीक है, 2n+1 r लैम्डा बाय म्यू किस में है, nth ब्राइट फ्रिंज में। डार्क फ्रिंज की बात करें तो क्या होगा, डार्क फ्रिंज में आप क्या करें, इस 1 को हटा दीजिए, ये क्या आएगा, 4n आ जाएगा, 4n r लैम्डा बाय म्यू। ठीक है, डार्क में क्या आ रहा है, 4n r लैम्डा बाय म्यू। और उसकी बात करेंगे तो किसके, ब्राइट में बात करेंगे रिफ्लेक्टेड के अंदर, तो क्या आएगा, इस 4 को क्या बना सकते हैं, 2 को बाहर, 2n+1 r लैम्डा बाय म्यू। यहाँ पे r क्या है, जो आपका लेंस लिया गया है उसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ये आपके पास में क्या है, r है। म्यू आपके पास में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्लेक्टेड में बात की तो ये क्या है, केस ऐसा है। लेकिन जब अपन क्या करेंगे, ट्रांसमिटेड की बात करेंगे तो वो आपको इजीली याद होगा। ब्राइट के अंदर ये वाला केस होगा 4n वाला, और डार्क के अंदर कौन सा होगा, 2n+1 वाला केस होगा। किसके अंदर होगा, ट्रांसमिटेड। मर्जी आपकी है, कोई एक याद रखना है, दूसरे में उसका अपोजिट करना है। इसी प्रकार से आपको कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसका, फ्रिंज विड्थ का पूछ लिया जाए, बीटा का, तो अपन कैसे करेंगे, dn+1, मतलब n+1 वाली कोई फ्रिंज है, डार्क हो या फिर कौन सी हो, ब्राइट हो, उसका जो क्या है आपके पास में डायामीटर है माइनस dn, जस्ट उससे पहले वाले का डायमीटर है। उन दोनों का क्या कर लेंगे, माइनस करके बाय में 2 करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ आपकी आ जाएगी। अब आपके पास ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो जो आपने पीछे किया उसका जस्ट अपोजिट है। अब याद आपको आपकी मर्जी कि आप क्या याद रखना चाहते हो। ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज की बात करें n वाले की, तो ब्राइट में क्या है, 4n r लैम्डा बाय म्यू है। और डार्क में आपके पास में क्या है, 4 को कैसे चेंज करें, 2n+1, ऐसा चेंज आपको करना है, r लैम्डा बाय म्यू। ये आपके नॉर्मल डायमीटर के फॉर्मूले हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस किस चीज पे आते हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला ये वाला है कि यहाँ पे जो आपके डायमीटर है वो क्या आ रही है, आपका कौन सा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, रूट के डिसप्रपोर्शनल है। इस पे सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक तो है dn+p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4p r लैम्डा बाय म्यू। अब ये dn+p का मतलब क्या है, जैसे आपको क्या दे दिया, d14 का स्क्वायर माइनस d10 का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, n+p की बात करें तो ये तो क्या है, n है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 के अलावा कर लो, p क्या है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे p 4 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ये n हो गया और ये p हो गया। इस प्रकार से आपको वैल्यू याद रखनी है। तो याद क्या रखनी है, मतलब ऐसे समझना है। तो 4 आपके पास है, r आपको दिया होगा, लैम्डा आपको पता ही है, या फिर फाइंड भी, इन दोनों की वैल्यू दे दे तो फाइंड करना पड़ सकता है। p अपन इस प्रकार से देख लेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्या, dn+p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4pr लैम्डा बाय म्यू। इसमें लैम्डा भी पूछा आपको जा सकता है। इसके अलावा थर्ड फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, म्यू की बात करें तो अपने को क्या है, अपने पास क्या है, एक तो ऊपर केस क्या लिया गया है, dn+p का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, डिसप्रपोर्शनल है, इस वाली चीज के डिसप्रपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये किसको बताता है, कोई भी आपके पास में मीडियम होगा, कोई भी आपके पास में क्या है, मीडियम है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। और ये क्या है, डिसप्रपोर्शनल है, तो म्यू इसके डिसप्रपोर्शनल किस प्रकार से है, जैसे म्यू ऊपर है तो ये वाली क्वांटिटी नीचे आ रही है, ऐसा ही आपके पास में आना चाहिए। ये ऊपर जो बता रहा है ये किस में बता रहा है, ये मीडियम में बताया जा रहा है, और ये किस में बताया जा रहा है, आपका एयर में बताया जा रहा है।
ठीक है, एयर में बताया जा रहा है। जैसे इस चीज को थोड़ा सा अपन कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, म्यू है वो क्या आ रहा है, डिसप्रोपोर्शनल है किसके, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये वाली चीज एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनल होगा, तो एयर का कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये तो 1 हो गया, और ये कोई मीडियम है, इसका म्यू हो गया। ठीक है, आपको वैल्यूज देके रखेगा, म्यू पूछ सकता है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ये भी आपका क्या है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका किसका, एम्पलीट्यूड डिवीजन, आयाम विभाजन का कौन सा है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। कौन सा है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, सोर्स होगा कोई, सोर्स से आपके पास में क्या आएगी, लाइट आएगी, लाइट आएगी, तो ये आपके पास में क्या है, ग्लास प्लेट है, इससे क्या आएगी, टकराएगी। ठीक है, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, तो इसके दो केस है कि ये क्या हो जाए, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाए तो ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर ये इसको पार करके आगे की तरफ चली जाए, आगे की तरफ चली जाए। ठीक है, तो अब इसने क्या किया हुआ है, ऊपर एक मिरर M2 लगाया हुआ है, और यहाँ पे सामने एक मिरर क्या लगाया गया है, M1 लगाया गया है। उसके बाद क्या होगा, ये मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराएगी तो वापस क्या आएगी, इधर की तरफ ही आएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये इससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आएगी, ये भी इससे रिफ्लेक्ट होके क्या आएगी, इधर की तरफ आएगी, जहां से आई है उसी पाथ पर आएगी। ये क्या होती है, आपके पास में बीच में प्लेट क्या होती है, कंपनसेटिंग प्लेट होती है। इसका काम क्या है, जो ये दो वेव है इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है इसको कंपनसेट करना, ठीक है, बराबर करना, इसीलिए कंपनसेटिंग प्लेट इसको बोलते हैं। अब जो भी वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, ये यहाँ पर क्या करती है, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या करती है, बना देती है, और इसको मेजर अपन किससे करते हैं, टेलीस्कोप से करते हैं। ये इसका मोटा मोटी क्या होता है, केस होता है। ठीक है, टेलीस्कोप से इसको मेजर करते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें टेलीस्कोप का आपके पास में यूज होता है। अब अपन इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या कंडीशन आप अपने पास से रहती है। ठीक है, अब अपने पास में क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव के अंदर 2d cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, n प्लस हाफ लैम्डा होता है। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, n प्लस हाफ लैम्डा, और डार्क फ्रिंज में क्या होता है, 2d cos थीटा इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, इसी के अंदर है रेडियस ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की रेडियस कौन सी होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो nth आपके पास में क्या है, कोई फ्रिंज है, उसकी रेडियस की बात करते हैं। तो इसमें वही है, ब्राइट के अंदर उल्टा हो रहा है, n प्लस हाफ लैम्डा है, डार्क के अंदर n प्लस 1 लैम्डा या n लैम्डा है। n प्लस 1 है तो वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 है तो वहां पे n को 0 रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो आपके पास में क्या है, 4d स्क्वायर है, 4 स्मॉल डी स्क्वायर। ये जो आपके पास में क्वांटिटी है सारी अपन आगे बताएंगे क्या क्या है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। कैपिटल डी है, कैपिटल डी, फिर आपके पास में क्या है, 4d स्क्वायर है, नीचे क्या है, n प्लस हाफ का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 ब्राइट के केस में। डार्क में बात करें तो d ठीक है, रेडियस की बात करें nth डार्क फ्रिंज के तो 4d स्क्वायर, ये भी सेम है। नीचे क्या है, यहाँ पे n प्लस हाफ लैम्डा का स्क्वायर है, वहां पे क्या आ जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी लैम्डा स्क्वायर है माइनस 1 है। ये ब्राइट फ्रिंज है, ये आपके पास में क्या है, डार्क फ्रिंज का केस है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें कौन सी चीज क्या होती है, तो आर एन अपन ने पहले ही लिख दिया, क्या, रेडियस ऑफ nth फ्रिंज है, क्या है, रेडियस ऑफ nth फ्रिंज। कैपिटल डी आपके पास में क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डी आपके पास में क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो भी अपन क्या करेंगे, लेंस कौन सा होगा, जैसे ये टेलीस्कोप है तो इसमें लेंस होगा, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो आपके पास में क्या है, कैपिटल डी है। नेक्स्ट आपके पास में है स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जो भी आपके रिफ्लेक्टिंग प्लेट है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास में क्या होगा, स्मॉल डी होगा। यहाँ पे आपके पास में क्या है, बात कर ली अपन ने। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उसके और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये अपने रेडियस के 2 फॉर्मूले आगे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के केस के लिए। 2-3 बार आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, 1-2 बार लिखोगे तो आपके ये याद रहने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इसमें होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं तो आपके पास देखो क्या है, सबसे पहले ये जो आपका फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू कितना है, 2x/n। इसका मतलब ये है कि अपन क्या कर दें, मिरर को x डिस्टेंस क्या कर दें, थोड़ा सा खिसका दें, तो उसमें मान लीजिए n फ्रिंजे अंदर आ जाती है, n फ्रिंजे आ जाती है, तो उस केस में आपका मतलब डिस्टेंस पूछ सकते हैं या फिर लैम्डा पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये आपका होता है, लैम्डा इक्वल टू 2x/n होता है।
ठीक है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2x बाय क्या होता है n होता है। इसी प्रकार से दो आपके पास में क्या है लैम्डा है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, उसके बेसिस पे भी आपका ये फॉर्मूला होता है कि इसके बीच का डिफरेंस अपन d भी बोल सकते हैं या लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 भी बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है इक्वल में क्या होता है लैम्डा स्क्वायर बाय 2x आपके पास में होता है। इसमें एक फॉर्मूला मतलब इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है किसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में कैसे आया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है लैम्डा स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला ऐसे पूछा गया था x लिखो या d लिखो कुछ भी लिख सकते हैं, इसको 2x लिख दिया इक्वल में ये क्या है आपके पास में लैम्डा स्क्वायर बाय में क्या है डेल लैम्डा है, और ये आपके पास में क्या होती है कोहेरेंस डिस्टेंस होती है क्या LC, कोहेरेंस डिस्टेंस होती है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इसको d लिखा गया था 2d इक्वल टू LC, ऐसा कुछ क्वेश्चन 2022 के अंदर सिंपल सा आया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है। एक चीज इसमें और है क्या कि आपके पास में क्या है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दो आपके पास में क्या है वेवलेंथ है, उस केस में लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, तो लैम्डा के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो अपन लिख लेते हैं। उस केस में लैम्डा कैसे हो सकती है, लैम्डा आप इसका एवरेज मीन ले लोगे, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, या तो ऐसे फाइंड कर लो। दूसरा तरीका लैम्डा फाइंड करने का क्या है आपके पास में रूट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ऐसा कुछ आपके पास में क्या रहेगा तरीका रहेगा। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, यहां से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्या है बोल के बता दूं इसमें क्या कि अपने को क्या बताना है डिफरेंस बताना है न्यूटन रिंग एंड थिन फिल्म के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस क्या होता है वो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है। तो न्यूटन रिंग की बात करें तो उसमें क्या है रियल एयर फिल्म होती है। कैसी होती है रियल एयर फिल्म होती है। इसमें क्या होती है वर्चुअल एयर फिल्म होती है, किसमें थिन फिल्म के अंदर क्या होती है वर्चुअल एयर फिल्म होती है। नेक्स्ट आपके पास में क्या होता है न्यूटन रिंग की बात करें तो n बढ़ाते हैं तो आपके पास में जो रेडियस है nth फ्रिंज की वो बढ़ती है, लेकिन इसमें उल्टा होता है थिन फिल्म में क्या होता है। ठीक है। थिन फिल्म में क्या होता है n बढ़ाते हैं तो वो क्या होती है n के डिसप्रोपोर्शनल होती है, तो n बढ़ाने के साथ साथ Rn क्या हो जाती है घटती है। ठीक है। Rn क्या होती है इसमें घटती है। इसमें क्या है सेंट्रल फ्रिंज, इसमें क्या होता है सेंट्रल फ्रिंज है वो n इक्वल टू क्या है 0 पे बनती है, और इसमें किस पे बनती है n इक्वल टू इन्फिनिटी पे बनती है। नेक्स्ट आपके पास में 4 नंबर, ठीक है 4 पे आपके पास में क्या है माइक्रोस्कोप यूज होती है, इसमें टेलीस्कोप यूज होती है। 5 पर क्या है इसमें फ्रिंगो फ्रिंजेस बनती है, इसमें हैंडीजर फ्रिंजेस बनती है किसमें थिन फिल्म के अंदर। 6 नंबर पे है इक्वल थिकनेस फ्रिंजेस, मतलब जो फ्रिंज है उनकी जो बीच की क्या होती है थिकनेस है सबकी, वो मोटाई जो है वो सारी बराबर होती है, लेकिन इसमें सारी सेम नहीं होती है, अलग अलग आपकी होती है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर। फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास में क्या होते हैं दो पैरेलल आपके पास में क्या होते हैं मिरर होते हैं। ठीक है। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होते हैं। तो इसमें आपके पास में क्या होती है ये आपस में क्या होंगे रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये यहाँ से क्या होती है निकलती है तो आपस में ये क्या करती है, जैसे यहाँ से क्या आ रही है ये बाहर की तरफ आ रही है, तो इसको क्या कर लिया जाता है एक लेंस लगाकर सारी की सारी रे है इनको एक जगह पे क्या कर लिया जाता है फोकस कर लिया जाता है। ठीक है। इनको मतलब फोकस कर लिया जाता है किसके थ्रू लेंस के थ्रू, तो जिससे अपने को क्या मिल जाता है एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है, जिसमें इस सब प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं किसके अंदर आता है ये फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर के अंदर आता है। ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास है I इक्वल टू कितना a स्क्वायर, ये आपके पास में t स्क्वायर बाय में कितना है 1 माइनस r का स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ऐसा है। t यहाँ पे क्या है ट्रांसमिशन और ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। अब जब आपके पास में क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा कंस्ट्रक्टिव है तो आपके पास में क्या होगी I मैक्सिमम होगी। I मैक्सिमम होगी मतलब ये एंगल आपके पास में क्या होगा 0 पाई 2 पाई होगा। 0 पाई 2 पाई होगा तो ये वाली चीज ही क्या हो गई सारी की सारी जीरो आ गई, ये वाली टर्म ही जीरो हो गई। तो क्या बच गया a स्क्वायर टी स्क्वायर बाय में 1 माइनस r का स्क्वायर। नीचे क्या है 1 माइनस r है, छोटी क्वांटिटी है तो आपके पास में क्या होगा किसी छोटी क्वांटिटी का डिवाइड करते हैं तो क्या आती है अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो आई क्या आ जाएगी मैक्सिमम आ जाएगी कितनी a स्क्वायर टी स्क्वायर बाय में 1 माइनस r का स्क्वायर। इसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा डेल बाय 2 है, डेल बाय 2 की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2। इस केस में क्या होगा इसकी वैल्यू जो है आपके पास में क्या है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी।
इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये क्या आएगा, ये आपके पास में जो बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4r, मतलब प्लस का 2r बचेगा, मतलब नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर। ये तो वे है फाइंड करने का। बाकी अपन बोल भी सकते हैं कैसे, आई मिनिमम है, नीचे बड़ी क्वांटिटी आएगी, बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो चीज क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू आपको याद रखनी है। इससे आपके पास में 3 फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से, पहला आपके पास में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, पूछ लिया जाता है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे। कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, हिंदी में विपर्यास जिसको बोलते हैं, तो C इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम। करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। कॉन्ट्रास्ट का फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दूसरी चीज इसमें विजिबिलिटी इसमें पूछी जाती है, दृश्यता इसमें पूछी जाती है। विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाय में आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। अब इसमें वैल्यू रखोगे, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2r बाय 1 प्लस आर सिंपल का स्क्वायर, सिंपल आर स्क्वायर है, 2r बाय 1 प्लस आर का स्क्वायर है, ओनली आर का स्क्वायर है नीचे। थर्ड आपके पास में है कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस, तीक्ष्णता गुणांक जिसको बोलते हैं, F इक्वल टू कितना आता है 4r बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब होता क्या है, एक तो F और एक V, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है कि इसमें 2r है तो इसमें सिंपल r के ऊपर 2 लगाना है, 2r बाय 1 प्लस आर के ऊपर 2। इसमें 4r ये याद है तो फिर लिखा जाएगा ये 4r बाय इसमें 1 माइनस आर का पूरे का होल स्क्वायर है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, C V N F, ठीक है, तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहां पर आपके पास में क्या होता है, जो भी इंटरफेरेंस था, ठीक है, वो इंटरफेरेंस जैसे न्यूटन स्ट्रिंग है, थिन फिल्म है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है या फिर फैब्री पैरो इंटरफेरोमीटर है, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट आपके पास में क्या है, डिफ्रैक्शन है। ठीक है, डिफ्रैक्शन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन आपके पास में क्या होता है कि जो भी आपके पास में क्या आ रही है, वेव आ रही है, आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उससे टकराकर उसके किनारों से, उसके कॉर्नर से वो जो मुड़ जाती है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन अपन बोलते हैं। सिंपल ये डिफ्रैक्शन होता है। साउंड वेव है वो आपके पास में क्या होती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, लेकिन लाइट वेव आपकी नहीं करती है। अब इसमें टॉपिक की बात करें तो आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाती है, एक तो आपके पास होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और एक आपके पास होता है कौन सा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इन दोनों का अपन ने क्या किया, एक क्या कर लिया है, डिफरेंस पढ़ लिया है। इनका क्या कर लेंगे, डिफरेंस पढ़ लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, चीजें डिफरेंस से ज्यादा याद रहेंगी। तो देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, द सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट और बोथ एट फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब जो सोर्स है, लाइट सोर्स है या फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, या दोनों की बात कर ले, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होता है, किसमें, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में। लेकिन फ्रॉनहोफर में ये कितने पे होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। कितने में होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वेव फ्रंट कैसा हो सकता है, किसमें, फ्रेनेल में, या तो स्फेरिकल होगा, या तो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, या फिर क्या होगा, सिलिंड्रिकल हो सकता है। स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, प्लेन होगा, क्योंकि कोई चीज क्या आ रही है, इनफाइनाइट से आएगी, तो वो क्या होगा, प्लेन आपके पास में क्या होगा, इस प्रकार से प्लेन आपके पास वेव फ्रंट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहां से वेव कुछ इस प्रकार से आएगी, बहुत दूर से, तो इसमें क्या होगा, एक लेंस का यूज करना पड़ेगा। जो भी रे आएगी उसको एक लेंस का यूज करके क्या करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर ये फोकस करेगा इस प्रकार से, क्योंकि बहुत आपके पास में इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कोई सोर्स रखा हुआ है, तो वो इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें प्लेन आपके पास में वेव फ्रंट होता है और उससे क्या आएगी, इस प्रकार से लेंस यूज करके इसको फोकस किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें नो लेंस और मिरर इज यूज्ड। इसमें कोई भी लेंस या मिरर की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो नीड नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिफ्रैक्शन लाइट इज फोकस्ड बाय लेंसेज। इसमें लेंस का यूज किया जाता है, किसमें, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन बी डार्क और ब्राइट। मतलब फ्रॉनहोफर आपके पास डिफ्रैक्शन जो है उसमें जो क्या होगा, सेंटर पॉइंट है, सेंटर क्या हो सकता है, डार्क भी हो सकता है या फिर ब्राइट भी हो सकता है। लेकिन फ्रॉनहोफर जो है उसमें जो सेंटर है
इसका सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमेशा ब्राइट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लेंस से अपन सारे का सारा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मतलब सारी रे यहाँ पे क्या होगी, फोकस होगी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ब्राइट ही होगा। क्या होगा, ऑलवेज ब्राइट होगा। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ब्राइट होता है। अब थोड़े एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि फ्रेनेल के कौन से होते हैं और फ्रॉनहोफर के अंदर कौन से आते हैं। फ्रेनेल की बात करें तो एग्जाम्पल है सबसे पहला हाफ प्लेट जोन, HPZ आपके पास में है। नेक्स्ट क्या है, डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर एपरेचर, सर्कुलर डिस्क एंड स्ट्रेट एज। ये सारे के सारे टॉपिक अभी अपन पढ़ने वाले हैं। फ्रॉनहोफर में कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगल स्लिट आ गया, डबल स्लिट आ गया और एन स्लिट डिफ्रैक्शन आ गया। ये सारे फ्रॉनहोफर के अंदर आता है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन है। फ्रेनल्स के आपके पास में क्या है, HPZ है। इसकी बात करें तो सबसे पहले रेडियस है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, RN इक्वल टू रूट एन बी लैम्डा। बी आपके पास में क्या है, जो भी वेव फ्रंट है और आपका कौन सा है, वेव फ्रंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पे बी बोल देंगे। तो RN इक्वल टू कितना है, रूट एन बी लैम्डा। मतलब क्या हुआ कि RN है वो रूट एन के प्रोपोर्शनल रहेगा। यहां से क्या है, रूट एन पे है, मतलब पहला आपके पास में है, फर्स्ट की बात हो रही है, R1 की बात हो रही है, ठीक है, या फिर R2 की बात हो रही है, तो वो इस प्रकार से प्रोपोर्शनलिटी रहेगी। ठीक है, इनका रेशियो पूछा जाए तो 1:√2:√3 रेशियो रहेगा, क्योंकि बी लैम्डा तो सब में कॉमन है, तो ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट है, बस रूट एन पे क्या रह रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। एरिया की बात होगी HPZ के, तो वो कांस्टेंट रहता है सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए कांस्टेंट रहता है, कितना होता है, पाई बी लैम्डा आपका कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर एपरेचर। कोई क्या है, सर्कुलर एपरेचर है, उसके कारण आपको क्या पढ़ना है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो उसका डायग्राम है इस प्रकार से कि ये क्या है, आपके पास में सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है, ये आपके पास वेव फ्रंट है, क्या है, W से W' तक क्या है, वेव फ्रंट आपका लिया गया है। ये क्या लिया गया है, वेव फ्रंट लिया गया है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या है, सर्कुलर एपरेचर है। ये जो यहां से O से लगा के, मान लीजिए O' है, इसको अपन O नाम दे देते हैं। यहां तक आपके पास में क्या है, सर्कुलर एपरेचर के हिसाब से बात करें तो आपके पास क्या है, एक तो पॉइंट अपन ने लिया है P', ठीक है, एक क्या लिया है, P' लिया है, एक क्या है, जस्ट सेंटर के अंदर क्या लिया है, P पॉइंट लिया है, एक यहां पर आपके पास में क्या है, I पॉइंट इसका लिया गया है। तो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है, क्या है, नंबर ऑफ जोन क्रिएटेड फॉर प्लेन वेव फ्रंट। तो नंबर ऑफ जोन, जैसे क्या पढ़ा था अपन ने क्या पढ़ा था, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था कितना, रूट एन बी लैम्डा। तो नंबर ऑफ जोन पूछ लिए जाते हैं तो ये इसी से ही आता है, क्या स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, R² बाय बी लैम्डा। नंबर ऑफ जोन निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा। अब आपके पास आता है इंटेंसिटी एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। पॉइंट P कहां पर है, ये वाला, बिल्कुल क्या है, सेंटर पर, जस्ट इसके सामने जो पॉइंट है P, उस पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये किस प्रकार से होता है, देखो इसका तरीका क्या होता है, जब अपन क्या बात करें, एरिया ऑफ एपरेचर, एरिया ऑफ एपरेचर है वो किसके बराबर हो, 1 HPZ के एरिया के बराबर हो। मतलब एक हाफ पीरियड जोन का जो एरिया है उसी के बराबर क्या हो, एपरेचर का एरिया हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एम्पलीट्यूड E0 किसके बराबर आएगा, E01 के बराबर आएगा, क्योंकि एपरेचर का जो एरिया है वो एक फर्स्ट या पहले वाले HPZ, एक HPZ के एरिया के बराबर है। तो उस कारण क्या आएगा, E0 इक्वल टू E01 आ जाएगा। इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ, E01 का स्क्वायर हुआ, मतलब क्या हुआ, I1 हुआ। मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, I1 के बराबर आ रही है। सेकंड केस, ये अपन ने माना है कि ऐसा कुछ हो। सेकंड आपके पास में क्या हो, नेक्स्ट आपके पास में क्या हो, एरिया ऑफ एपरेचर जो है वो किसके बराबर हो, फर्स्ट 2 HPZ के बराबर हो। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पहले वाला HPZ, फिर फर्स्ट 2। सेकंड केस क्या है, 2 हाफ पीरियड जोन के एरिया के बराबर हो, फर्स्ट 2 हाफ पीरियड जोन, ठीक है, उनके एरिया के बराबर हो। तो उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा हो जाएगा, E01 माइनस E02। वैसे E0 किस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है, E0 इक्वल टू होता है E01 माइनस E02, फिर प्लस E03, फिर माइनस E04, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो यहाँ पे 2 HPZ लिए गए स्टार्टिंग के, तो क्या आ जाएगा, E01 माइनस E02 तक आएगा। ठीक है, इसको अपन क्या कर देते हैं, नेक्स्ट
इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, E01 माइनस E02 का स्क्वायर आएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, सिंपल E01 का स्क्वायर आ रहा था, I1 आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था, लेकिन इस केस में इंटेंसिटी क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है ये अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि जब जब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ओड नंबर ऑफ HPZ जब उसके अंदर आएंगे, उसके बराबर एरिया रखेंगे एपरेचर के एरिया के बराबर, तब आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, इवन नंबर ऑफ HPZ जब आएंगे तो आपके पास में क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ये आपने देख लिया, इवन नंबर 2 आपके पास HPZ आए तो मिनिमम इंटेंसिटी, और 1 आया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिली। नेक्स्ट केस देखो, ये आपका आ गया, याद रखना, आपको दिमाग में रखना है क्या, सर्कुलर एपरेचर के कारण। फिर डिस्क का पढ़ेंगे, आगे जो आएगा उसमें ये चीजें यूज आपकी आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास में है क्या, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क के कारण अपन बात करें तो वही आपके पास में नंबर ऑफ जोन की बात करें या नंबर ऑफ HPZ की बात करें तो R वाला फॉर्मूला था क्या, रूट एन बी लैम्डा। रूट एन बी लैम्डा से अपन क्या कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं, कितना, R² बाय बी लैम्डा, ऐसा कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे तो वो सर्कुलर एपरेचर था। एपरेचर में क्या था, जितना उसका एरिया था, मतलब सर्कुलर एपरेचर का जितना एरिया था वो उसमें जितने HPZ आ रहे थे उसकी बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन सर्कुलर डिस्क है, डिस्क में क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलर डिस्क है कोई, तो उसके बीच में से कोई चीज जा नहीं सकती, वो यहां से भरा हुआ होता है, समझ गए। तो इसके अंदर जो भी आपके HPZ आएंगे वो आपको शो ही नहीं होंगे, वो तो जानने देता है सर्कुलर एपरेचर के अंदर जो आ रहे हैं वो चीज तो दिखेगी, लेकिन डिस्क के अंदर जो जो HPZ आपके आएंगे वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उसको छोड़ के बाकी सारे दिखेंगे, क्योंकि वो एक टाइप से क्या है, अवरोध है। ठीक है, खुद के अंदर से किसी चीज को जानने थोड़ी देगा, इस प्रकार से होता है सर्कुलर डिस्क, उसका थोड़ा सा अपोजिट मान सकते हैं। तो यहां तक अपन ने कर लिया। अब वही केस है आपका एरिया ऑफ डिस्क। डिस्क का जो एरिया है वो किसके हो, फर्स्ट HPZ के एरिया के बराबर हो, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के एरिया के बराबर हो। तो सीधी सी बात है, उसमें एक एरिया क्या आ गया, एक हाफ पीरियड जोन का एरिया आ गया, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे मिल जाएंगे। बाकी सारे मिलेंगे तो किस प्रकार से एम्पलीट्यूड होगा, E0 इक्वल टू, एक का आ रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो E01 गया, तो कौन सा बच गया, माइनस का E02 बच गया, नेक्स्ट E03 माइनस E04, ऐसे ऐसे आगे तक बचेगा। अब इसको देखें तो इसकी सारी वैल्यू किसके बराबर होती है, ऑलमोस्ट E02 के हाफ के बराबर आती है, सॉरी E02 के हाफ के बराबर ये आपकी क्या आती है, चीज आती है। ये सारा प्रोसेस समझने के लिए आपको बस मेन रिजल्ट जो है वो याद रखना है। फिर अपन इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, E02 का स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, इंटेंसिटी क्या आएगी, I1 बाय 4। ये सारा समझने का तरीका है, बाकी आपको तो ये पॉइंट याद रखना है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। सर्कुलर डिस्क का जो कौन सा पॉइंट होता है आपका, ये तो वो हो गया एपरेचर है, आपके पास पॉइंट P है, उस पे इंटेंसिटी कौन सी होती है, एक HPZ आने पे इंटेंसिटी कितनी होती है, I इक्वल टू I1 बाय 4 होती है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ठीक है, इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी होती है, ये वाला पॉइंट है, सेंटर पे जिस पॉइंट है इस पे इंटेंसिटी I1 बाय आपके पास में कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या है, एरिया ऑफ डिस्क इक्वल टू कितना, फर्स्ट 2 HPZ। डिस्क का एरिया है वो 2 HPZ को आप अपने अंदर लेता है, एरिया के बराबर मतलब उसमें आते हैं, तो सीधी सी बात है 2 HPZ है वो उससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो E0 कितना आ जाएगा, 2 गए तो कौन सा आ जाएगा, E03 माइनस E04 फिर प्लस E05 और ऐसे चलता रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी आपके पास में फर्स्ट वाला है, धीरे धीरे इनकी वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, इसीलिए फर्स्ट वाले का हाफ अपन ले लेते हैं, या उसका फर्स्ट वाले का हाफ अपन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, E03 बाय 2 आ जाएगा। इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो E03 का स्क्वायर बाय 4 या फिर I3 बाय 4। 2 HPZ के केस में क्या आता है, I3 बाय 4 आपका आ जाता है। इसी प्रकार से 3 आ जाएंगे तो 3 वाला हट जाएगा, और ये मतलब E04 बाय, जैसे मान लो 3 HPZ आ जाएंगे, 3 HPZ आ जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, इसी केस से इसे देख के लिखें तो लगभग क्या आ जाएगा, माइनस का E04 बाय 2 आ जाएगा, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी इसमें, I4 बाय क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, मतलब इसमें घटती जाएगी, ऐसा अपने को समझ आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट
एज। स्ट्रेट एज के कारण आपके पास में डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। अब इसमें दोनों ही केस आ जाते हैं, कौन से? एक तो आपने पढ़ा डिस्क का, एक पढ़ा अपर्चर का। जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे क्या है, मतलब अपर्चर वाला केस होगा, जितने आएंगे वो मतलब उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या है, अवरोध है, यहाँ से चीजें नहीं जा पाएगी। यहाँ पे जो HPZ आएंगे या जो पॉइंट होंगे उसमें जो HPZ आएंगे वो सारे नेग्लेक्ट होंगे, मतलब यहाँ पे डिस्क वाला केस लगेगा और ऊपर कौन सा लगेगा, अपर्चर वाला केस लग जाएगा। ऐसे ही आपका डायग्राम आपका दिया हुआ है। ये आपके पास में क्या है, स्ट्रेट एज है। अब इसमें 3 पॉइंट लिए गए, एक तो जस्ट इसके क्या लिया गया है, सेंटर पे या सामने, जस्ट सामने लिया गया है। इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी पूछ ली जाती है। दूसरा आपके पास में ऊपर P2 लिया गया है। तीसरा जो ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट एज है, इसके मतलब छाया क्षेत्र में जो आ रहा है वो कौन सा है, P1 पॉइंट लिया गया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इंटेंसिटी की इन तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर इंटेंसिटी किस प्रकार से होगी। ठीक है, तीनों पॉइंट्स के ऊपर इंटेंसिटी किस प्रकार से होगी। पहला पॉइंट क्या है, एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पॉइंट की बात करते हैं तो सीधा सा ही होता है इसमें क्या, I इक्वल टू E0 का स्क्वायर इक्वल टू E01/2 का स्क्वायर। जैसे E0 ठीक है, इसमें क्या होगा, E0 का स्क्वायर या E01/2 का स्क्वायर। तो इससे अपने पास क्या आती है, I1/4। और ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट एज का जस्ट सामने P पॉइंट होता है, उस पे इंटेंसिटी कितनी आती है, I1/4 आती है। सेकंड आपके पास में क्या है, एट पॉइंट P1। अब P1 पॉइंट की बात करें तो P1 पॉइंट आपका किधर है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले P1 पॉइंट आपका जो है वो क्या है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो आपने वो केस पढ़ा होगा, कौन सा, डिस्क वाला केस पढ़ा होगा। डिस्क वाले केस में क्या है, एक HPZ आए या 2 HPZ आए, वो वाला केस अपन बात कर लेते हैं। तो P1 में क्या है, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिस्क वाला जो केस अपन ने पढ़ा था वो वाला केस है। वो वाला केस है तो मान लीजिए एक HPZ आता है, तो एक HPZ आता है तो इसमें E0 वाला वही केस होगा। एक आता है तो एक वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस में आएगा, E04 आ जाएगा। ये डिस्क वाला केस आ गया। तो इसमें टोटल कितना होता है, E02/2। ठीक है, ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है, तो I इक्वल टू I2 बाय आपके पास में क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार से 2 HPZ है तो अपन करके आए हैं, कितने आया था, I3/4। 3 आएंगे तो I4/4 आ जाएगा। ऐसा केस होता है डिस्क वाला, जो कि स्ट्रेट एज के अंदर P1 पॉइंट के ऊपर अपने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एट पॉइंट P2। एट पॉइंट P2 के लिए थोड़ा सा केस आपका अलग है। P2 के लिए आपका थोड़ा सा केस अलग है। जैसे E इक्वल टू क्या है, इसने क्या बोला है, OO2 जो आपका क्या है, कंटेन ओनली फर्स्ट HPZ। ये आपके पास में क्या है, OO2, ये वाला केस है। ठीक है, ये वाला केस है तो इसमें अपन बात कर लें किसकी, कंटेन ओनली फर्स्ट HPZ। फर्स्ट HPZ है तो उसका केस कुछ इस प्रकार से होता है कि ये तो सारे मैग्नीट्यूड पहले से थे, एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है, E01 और आ जाता है। ठीक है, इस चीज की वैल्यू क्या आ रही थी, पहले वाले का हाफ, तो E01/2 और ये E01 मतलब इसमें ऐड होगा तो 3/2 E01 आ जाएगा। इससे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 9/4 I1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/4 I1। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 HPZ ट्रांसमिट थ्रू OO डैश। मतलब ओड वाले आपके पास HPZ आएंगे जब जब OO डैश से, तो आपको इंटेंसिटी I इक्वल टू 9/4 I1 मिलेगी। और ये मैक्सिमा कैसे होगी, ये अभी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ OO2 कंटेन्स ओनली फर्स्ट 2 HPZ। ठीक है, एक के लिए अपन ने फाइंड कर लिया, फर्स्ट 2 की बात करेंगे तो ये चीज तो पहले से थी, सारा का सारा एम्पलीट्यूड था। फर्स्ट 2 है तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा क्या, E01 माइनस E02। तो इस केस में आपके पास में क्या होगा, इसमें आपकी वैल्यू कितनी आती है, E01/2 ही मान लिया, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू देता है। मिनिमम वैल्यू देता है तो I इक्वल टू I1/4। इधर है 9 I1/4 और ये I1/4, मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। मिनिमा क्या आ रहा है, इवन केस के लिए जब जब इवन आपके पास HPZ OO डैश से ट्रांसमिट होंगे तब आपको मिनिमा मिलेगा, इंटेंसिटी I1/4 मिलेगी, उसमें 9/4 I1 मिलेगी। ये P1 ऊपर वाले P2 पॉइंट के लिए, नीचे वाला P1 पॉइंट है वो किसके लिए था, डिस्क वाले केस के जैसा था। सामने जो पॉइंट P है वो कैसा है, सर्कुलर एवरेचर जैसा केस है। ये 3 केस इसके हैं, 3 केस की इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं।
थर्ड वाला जो केस है, मतलब जो P1 पॉइंट है उसका ये वाला केस थोड़ा सा अलग है, ये आपको दिमाग में रखना है। दिमाग में ऐसे रखना है कि आपके पास क्या है, ओड है तो 9/4 I1 इंटेंसिटी और इवन है तो I1/4 इंटेंसिटी आपके पास में होगी। ठीक है, अब आपके पास क्या आता है, जोनल प्लेट टॉपिक आपका आता है। क्या आता है, जोनल प्लेट। ठीक है, जोनल प्लेट की बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जोनल प्लेट है। जोनल प्लेट में क्या है, ये जोनल प्लेट रखी गई है, आगे की तरफ क्या है, सोर्स है, पीछे क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, सोर्स से जोनल प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना लिया गया है, a लिया गया है। जोनल प्लेट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या लिया गया है, b लिया गया है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, वो अपन लिख लेते हैं। क्या है, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना है, 1/r²/λ। ये थोड़ा सा आपने क्या देखा होगा, लेंस फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आपने देखा होगा, कैसा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना, 1/f। यहाँ पे प्लस होता है तो मिरर फॉर्मूला आपका बनता है। तो थोड़ा सा कुछ क्या है, उस टाइप का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या होगी, f इक्वल टू कितना आ जाएगा, इफ जोन प्लेट वर्क्स एज लेंस देन फोकल लेंथ ऑफ जोनल प्लेट। f कैसा होगा, r²/λ होगा फोकल लेंथ। या फिर इसका एक क्या रखिए, जनरल फॉर्मूला रखे तो क्या आएगा, Fn इक्वल टू r की जगह Rn का स्क्वायर और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, N135 होती है। इसी केस में क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम आपको मिलते हैं। 2, 4, 6 ये लोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेंगे, इसीलिए n को यहाँ पे क्या रखा गया, 135 रखा गया है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, Rn²/Nλ के ऊपर। ठीक है, यहां तक अपना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, यहां पर अपना क्या होता है, जो आपका क्या था, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन था, वो सारा का सारा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, जिसके अंदर 1 या 2 टॉपिक है वो अपन करेंगे। तो यहाँ पे अपनी ऑप्टिक्स क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रहता है लेजर एंड होलोग्राफी। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है आपके पास में। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके बनते हैं वो अपन कर लेंगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंस के अंदर अपने को सारा पता लग चुका है तो अपन पढ़ लेते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर में बात करें, सबसे पहला कौन सा है आपके पास में, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। कौन सा है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करें तो अपने को फॉर्मूले की बात करनी है। फॉर्मूले में क्या है, I इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, नेक्स्ट है कोस बीटा का कोस स्क्वायर बीटा, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये जो पहली टर्म आपकी है साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये वाली जो टर्म है ये किसको बताती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न का रिजल्ट है, डिफ्रैक्शन पैटर्न का रिजल्ट है। दूसरा आपके पास है कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा किसका है, इंटरफेरेंस पैटर्न का रिजल्ट है, इंटरफेरेंस पैटर्न को बताता है ये टर्म। ठीक है, ये इसका मेन इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो देखो, सबसे पहले आपके पास आता है प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या आता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा जो आपका एंगल है वो 0 की तरफ टेंस होगा। इससे क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन अल्फा, लिमिट जब क्या हो, अल्फा टेंस टू 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपके मैथ के अंदर प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी लगती है। मैथ के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा क्या हो 0 की तरफ टेंस हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे थीटा एंगल 0 होता है, बीटा 0 होता है, जिससे कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपके पास पूरी 1 आ जाती है। तो कुल मिला के आपके पास क्या आता है, I इक्वल टू I0। आपको ये याद रखना है, I इक्वल टू I0 केस होता है किसमें, प्रिंसिपल मैक्सिमा में। प्रिंसिपल मैक्सिमा में I इक्वल टू क्या होता है, I0 केस होता है। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा में क्या है, अल्फा एंगल होता है 2m + 1 पाई अपॉन 2, साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 होता है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या है फॉर्मूला, I इक्वल टू कितना 4I0, यहाँ पे क्या है 2m + 1 का स्क्वायर देन है पाई स्क्वायर, m की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसका क्या पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है कि इंटेंसिटी क्या है पहले के लिए, या सेकेंडरी का मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है, उसका क्या पूछा जाता है। जैसे आपको क्या पूछा जाता है इसमें, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा,
सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब उनका क्या पूछा जाता है, इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जाता है, I1 I2 I3 इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसको आप कर ही सकते हो क्या, n की वैल्यू क्या रखोगे, पहले 0 रख दोगे, फिर 1 रख दोगे, फिर 2 रख दोगे। तो इस प्रकार से रेशियो एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये वाला ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सी पे क्या आता है, सेंट्रल मिनिमा। सेंट्रल मिनिमा में क्या होता है, अल्फा जो आपके पास में क्या है प्लस माइनस पाई होगा या प्लस माइनस 2 पाई होगा, और उस केस में आपका साइन अल्फा वाला केस 0 हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आता है, सेंट्रल मिनिमा की कंडीशन आती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है क्या, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखिक चौड़ाई, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखिक चौड़ाई या लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 थीटा इक्वल टू कितना, लैम्डा बाय ए प्लस बी। ए और बी आपको पता ही है, 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट है। मिसिंग ऑर्डर का केस है वो अपन पढ़ लेते हैं। मिसिंग ऑर्डर में क्या होता है आपके पास में ए और बी आपको पता है ना, सोर्स से मतलब जो भी आपका क्या है जोनल प्लेट आपके पास में है, सोर्स से उसकी डिस्टेंस है, और जो भी आपकी जोनल प्लेट है उसकी किससे, ठीक है। अब मिसिंग ऑर्डर की बात करते हैं। मिसिंग ऑर्डर का क्या रहता है सीन, ए प्लस बी बाय ए इक्वल टू एन बाय एम। यहाँ पे एन किसको बताता है, एन किसको बताता है, जो आपके पास में कौन सा होता है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा को बताता है, और दूसरा एम, एम आपका किसको बताता है, डिफ्रैक्शन मिनिमा को बताता है। ठीक है, व्यतिकरण उच्चिष्ट और ये विवर्तन निम्निष्ठ जिसको बोलते हैं हिंदी में। ए प्लस बी बाय ए इक्वल टू एन बाय एम होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा एम होता है। अब एक केस अपन देख लेते हैं कि जब ए और बी बराबर होंगे तो उस केस में क्या होगा, ए प्लस बी बाय ए है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू कितना आएगा, एन बाय एम, या एन इक्वल टू कितना आ गया 2m आ गया। अगर एन क्या है 1 2 3 है तो एन कितना होगा, एन क्या होगा 2 4 6 8 होगा। और एन क्या था आपके पास में, इंटरफेरेंस मैक्सिमा था। तो कौन कौन से मैक्सिमा है वो मिसिंग रहेंगे, मैक्सिमा की बात हो रही है तो वो होंगे आपके 2 4 6 8, ये वाले जो मैक्सिमा है वो क्या रहेंगे, मिसिंग रहेंगे। ये आपका मिसिंग ऑर्डर का केस होता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एन स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। एन स्लिट के लिए है तो आई इक्वल टू कितना है, I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का वही होल स्क्वायर या फिर ऐसे स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पे पहले क्या था, कोस स्क्वायर बीटा था, यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर एन बीटा बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर आपके पास में होता है। अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट, क्या है कि क्या हो अपने पास में एन नंबर ऑफ स्लिट हो, एन नंबर ऑफ स्लिट हो तो उसमें क्या होते हैं, n-1 तो मिनिमा होते हैं, n-1 मिनिमा होते हैं, n-2 क्या होते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। पूछा जा सकता है कि n नंबर ऑफ स्लिट है तो मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा कितने होंगे, और जैसे डाटा दिया होगा उस हिसाब से सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होगा n-2, मिनिमा कितना होगा n-1। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। थर्ड आपके पास में आता है क्या, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपके पास थर्ड चीज आती है इसमें। तो इसमें जो भी फॉर्मूले हैं उसकी बात कर लेते हैं कि अपने को वेवलेंथ फाइंड करने का बोल दे या ऑर्डर फाइंड एन फाइंड करने का बोल दे तो किस प्रकार से करेंगे। क्या आएगा, ए प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, एन लैम्डा। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। दूसरा है ग्रेटिंग एलिमेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू एल बाई एन। ए प्लस बी इक्वल टू एल बाई एन। एल क्या है, टोटल लेंथ, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, और एल क्या है, टोटल लेंथ है। ए प्लस बी इक्वल टू एल बाई एन, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रेटिंग एलिमेंट। थर्ड आपके पास क्या है, इसमें डिस्पर्सिव पावर आपके पास में है। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा बाय डी लैम्डा। डी थीटा बाय डी लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा, एन बाय ए प्लस बी। एन क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा है वो रेडियन के अंदर होना चाहिए। डी थीटा जो है ये वाला, ये किस में होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, डी थीटा बाय डी लैम्डा इक्वल टू एन बाय ए प्लस बी। 1 अपॉन डिस्टेंस है तो 1 अपॉन डिस्टेंस इसमें भी हो रहा है, एन बाय ए प्लस बी, ऐसा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ
ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी साइन कोस थीटा था ना, यहाँ पे साइन थीटा था। ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। पीछे शायद गलती होगी, कोस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा होगा। साइन थीटा था इक्वल टू n लैम्डा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। फिर आपके पास में आता है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू लैम्डा बाई डी लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बाई डी लैम्डा, दो लैम्डा आपको दे के रखेंगे तो उससे डी लैम्डा भी आ जाएगी। और लैम्डा कैसे फाइंड करते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लैम्डा उसका एवरेज करके फाइंड कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, लैम्डा का रूट ऑफ लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कर लो। दो केस होते हैं। तो r इक्वल टू लैम्डा बाई डी लैम्डा की वैल्यू n इंटू n होती है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ऊपर नीचे डिस्टेंस है, तो कॉन्स्टेंट चीज आएगी nn। और उसमें क्या था, डिस्पर्सिव पावर में डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, 1 अपॉन डिस्टेंस था, तो उसमें क्या आ जाएगा, n तो दोनों में ही है, इसमें क्या है, कांस्टेंट चीज आएगी तो n इंटू n, इसमें क्या आएगा, 1 अपॉन डिस्टेंस आएगी तो n अपॉन a प्लस बी। ये आपका याद रखने का तरीका है। n टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है, n आपके पास में क्या है, ऑर्डर है। यहां पर आपके पास में क्या हो जाती है, ऑप्टिक्स जो है वो आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। करते हैं, जो अपना चैनल है उस पे जो बैच चल रहे हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्या है, आरपीएससी कंप्लीट बैच है। इसमें आपके पास क्या है कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या करनी है, तैयारी शुरू करनी है। बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी शुरू करनी है तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स को समझना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी क्या लगेगी, टेस्ट सीरीज लगेगी। तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, इस बैच के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर ले कि सिलेबस आपका क्या है, सारा पूरा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की नीड है, तो उसके लिए ये है आरपीएससी प्रैक्टिस बैच। इसमें 1500 से 2000 तक आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। दोनों ही बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपका इसी का सेकंड पार्ट है, ऑप्टिक्स अपन बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या था, लेजर एंड होलोग्राफी। तो अपन लेजर पार्ट अभी शुरू कर रहे हैं। लेजर पार्ट शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले लेजर होता क्या है, लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपके पास लेजर की फुल फॉर्म होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसके अंदर जो प्रोसेस आता है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अपन अब्सॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अवशोषण जिसे बोलते हैं। क्या है, अब्सॉर्प्शन या फिर अवशोषण जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में दो एनर्जी लेवल है, एक तो आपके पास में क्या है, लोअर वाला, और एक आपके पास में हायर एनर्जी लेवल है। लो वाला m है, हायर वाला n है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं, ये nm है और इसमें कितने हैं, nn है। ठीक है, इसकी एनर्जी em है और इसकी एनर्जी en है। मान लीजिए कि ये आपके पास में क्या आता है, कोई भी एक फोटोन अपन बाहर से देते हैं, इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन इसमें आता है। इंसिडेंट फोटोन आता है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा लोअर एनर्जी में, तो वो क्या कर लेता है, इस एनर्जी को कैरी करके क्या कर जाता है, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। मतलब उसने उसका क्या कर लिया, फोटोन का अब्सॉर्प्शन कर लिया। तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिल गया। इसमें होता क्या है कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, m से n में जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो इस एनर्जी डेंसिटी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, u न्यू के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है आपके पास एक कोफिशिएंट आ जाता है। कोफिशिएंट आप देखें कि इलेक्ट्रॉन किस से किस में गया, m से n में गया, तो इसमें b अपन ने बोल दिया इसको m से n में जा रहा है, bmn, इसको ऐसा बोला गया है। ये कोफिशिएंट आ गया, ये u न्यू आपका आ गया। इस bmn को क्या कहा जाता है, आइंस्टीन अब्सॉर्प्शन प्रोसेस है, तो क्या आ जाएगा, आइंस्टीन अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, आइंस्टीन अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये कोफिशिएंट ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस आपके पास में क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, स्वतः उत्सर्जन। इसमें आपने देख लिया कि कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका किसमें है,
हायर स्टेट में है, मतलब लोअर स्टेट में नहीं है, हायर स्टेट में है। वो क्या कर रहा है, हायर स्टेट की एक मतलब आपके पास होता है कि एक होता है हायर, एक होता है मेटास्टेबल स्टेट। इनमें मतलब क्या है, रहने की कुछ टाइमिंग होती है। आखिर में क्या आता है, वो जो भी पार्टिकल आपका है वो क्या आता है, लोअर स्टेट में ही आता है। प्रकृति का नियम ही है कि कोई भी सिस्टम हो वो अपनी मिनिमम एनर्जी पर ही रहना चाहता है, तो इस कारण वो क्या आएगा, नीचे की तरफ तो आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, एन से एम में आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोटोन का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, इमिशन करेगा। इस फोटोन को एक फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा। जब क्या करेगा, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। उसकी एनर्जी अपन ने क्या मानी है, एच न्यू है। इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है, एच न्यू की क्या आएगी, किससे निकला है, एन वाली से, तो ई एन माइनस ई एम होती है। क्या होती है, ई एन माइनस ई एम होती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका केस वही प्रोबेबिलिटी वाला केस देख लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है, पीएमएन, पीएमएन नहीं होगा, ये एनएम होगा। ठीक है, एनएम होगा, अपन लिख लेते हैं सीधा। ये क्या होगा, पी एम एन की जगह ये क्या होगा, एन एम होगा। एन होगा और फिर आपके पास में एम होगा। ठीक है, एन एम होगा, क्यों, क्योंकि एन से एम में जा रहा है, तो ये सीधा ही बराबर होता है किसके, ए एन एम के बराबर होता है। अब ए एन एम है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन का आइंस्टीन कोफिशिएंट है। ठीक है, आइंस्टीन कोफिशिएंट है किस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए। स्पॉन्टेनियस इमिशन में आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या आ गया, ए एन एम आपका आ गया। थर्ड प्रोसेस होता है स्टिम्युलेटेड इमिशन। ठीक है, स्टिम्युलेटेड इमिशन है, उद्दीपित उत्सर्जन से बोला जाता है। तो उसमें आपके पास में क्या है, उसमें आपके पास में क्या है, जो पहले दो प्रोसेस हो गया वो दोनों ही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। कि आपके पास में क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर एनर्जी स्टेट में है, एन में है। इधर से आपके पास में क्या आ रहा है, ये एक फोटोन आ रहा है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इसकी यून्यू बता रखी है। ठीक है, तो ये फोटोन आपका आ रहा है। अब ये फोटोन है, दूसरा क्या है, ये जो हायर स्टेट में है तो वो हायर स्टेट में तो रहेगा नहीं, लोअर स्टेट में आएगा। इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए वो लोअर स्टेट में आएगा। तो आएगा तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा फोटोन क्या करेगा, आपके पास में इमिट करेगा। लोअर स्टेट में आ गया तो इसने भी क्या किया, फोटोन इमिट किया। एक पहले से था, एक यहां से आ गया, अब दो फोटोन आपके पास में हो गए। ये जो दोनों फोटोन मिलते हैं ये कोहेरेंट होते हैं, मतलब इनमें कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता, कोहेरेंट होते हैं, कल्ला संबंध आपके पास में होते हैं। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वही एन से एम में आ रहा है, तो ये भी क्या होगी, पी एन एम होगी। ऊपर से नीचे आ रहा था तो पी एन एम होगी, वो क्या होती है, यून्यू के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके पास में क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या आता है, बी एन एम आता है। बी एन एम क्या था, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिम्युलेटेड इमिशन। ठीक है, स्टिम्युलेटेड इमिशन। अब्सॉर्प्शन के अंदर आपके पास आया था बी एम एन, किस में आया था, अब्सॉर्प्शन वाले में आया था। अब्सॉर्प्शन एक ही है एम एन वाला, तो बाकी तो क्या है, एन से एम में है। एक आ गया था आपके पास में बी एन एम और एक आ गया था ए एन एम, दो एन से एम में ही है। ये स्पॉन्टेनियस वाला था और ये स्टिम्युलेटेड। थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये स्पॉन्टेनियस का और ये स्टिम्युलेटेड का। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कोफिशिएंट किसके अंदर होता है। एम से एन में एक ही होता है, बी एम एन अब्सॉर्प्शन का था, बाकी एन से एम में आ रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है, तो एक एन एम होता है और एक बी एन एम होता है। ठीक है, ए एन एम स्पॉन्टेनियस का। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं, ए एस पी याद रख सकते हैं। तो ए एन एम वाला जो होता है, या A21 में लिखते हैं कई जगह, 2 7 में आ रहा है, तो ये किसका होता है, स्पॉन्टेनियस का होता है। ASP से याद रख सकते हैं। बाकी बी एन एम किसका होगा, स्टिम्युलेटेड का होगा। ये तरीका है याद रखने का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बी एन एम को लिखा हुआ है आइंस्टीन कोफिशिएंट है, किस प्रोसेस के लिए है, स्टिम्युलेटेड इमिशन के लिए है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं कि ए एन एम बाई बी एन एम की वैल्यू क्या होती है, स्पॉन्टेनियस का और ये स्टिम्युलेटेड का। ASP से याद रख सकते हैं। ए एन एम बाई बी एन एम इक्वल टू कितना होता है, 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब। बहुत बार इसमें क्या की जाती है, इसकी क्या की जाती है, न्यू पे प्रोपोर्शनलिटी पूछ ली जाती है। बी एन एम को ऊपर करेंगे तो -3 होगा। इस प्रकार से न्यू पे प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ए एन एम बाई बी एन एम इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब आपका होता है। सेकेंड आपके पास में क्या है, बी एम एन बाई बी एन एम इक्वल टू 1, मतलब दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे एम एन लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 2 1, B21 बराबर B12, और इसको भी कैसे लिखेगा, A21 और B21 इक्वल टू
8 पाई h न्यू क्यूब बाय सी क्यूब। इसका मतलब हम समझ गए कि 2 क्या है, ऊपर वाली स्टेट है और 1 नीचे वाली लोअर स्टेट है। इसको mn लिखो, m या n लिखो या फिर 1 या 2 लिखो, आपकी मर्जी है। इसमें लिख भी देते हैं अपन, ठीक है। इसको स्टेट 1 भी लिख सकते हैं और इसको स्टेट 2 लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से लिखा हुआ मिल सकता है। थर्ड आपके पास में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ nm, स्पॉन्टेनियस प्रोबेबिलिटी ऑफ nm स्टिमुलेटेड, मतलब ये वाले केस की बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, anm बाय u न्यू और bnm, ठीक है, u न्यू bnm। तो ये किसी न किसी प्रकार से ऐसे ही है कि ये वाली चीज तो यहाँ पे आ गई और ये वाली चीज किसके बराबर आ रही है, u न्यू इंटू इन प्रोबेबिलिटी का रेशो। ये भी आपका फॉर्मूला है। ये आगे मतलब फॉर्मूला बनेगा कैसे, थोड़ा देख सकते हैं कि u न्यू की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, anm है ये, ठीक है, anm बाई bnm e की पावर h न्यू अपॉन kt, ये फॉर्मूला होता है bmn बाई bnm माइनस 1। इसको आपको याद नहीं रखना, आपको याद किसको रखना है, सिर्फ इसको रखना है। ये समझने के तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, pnm स्पॉन्टेनियस, pnm स्टिमुलेटेड, मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी का रेशियो क्या होता है। एक दूसरा फॉर्मूला ये है e की पावर h न्यू kt, h न्यू बाई kt माइनस 1। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में नहीं रखना इसको, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1, ठीक है। इसका एक केस देख लेते हैं अपन, क्या कि अगर क्या है h न्यू अपॉन kt इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो सीधी सी बात है e की पावर क्या आ गई, बहुत बड़ी आ गई। तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी तो इस 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा केस आपका आ जाएगा। अब e के ऊपर क्या है, 1 से बड़ी क्वांटिटी है, e की खुद की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, उस पे भी क्या है 1 से बड़ी क्वांटिटी है, मतलब क्या आ गया, 1 से तो बड़ा आ गया, 2 तो है ही ये और इस पे पावर और है, तो ये क्या आएगा, 1 से तो बहुत बड़ा आएगा। 1 से बहुत बड़ा आएगा मतलब क्या आ गया, स्पॉन्टेनियस इमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे ज्यादा आ रही है, स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आ रही है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, लेजर एक्शन की बात की जाती है, लेजर एक्शन की बात की जाती है, तो उसमें क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस इमिशन से ज्यादा होती है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो प्रोबेबिलिटी है उससे ज्यादा होती है। जैसे लेजर में होता क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है किससे, स्टिमुलेटेड इमिशन से, तो सीधी सी बात है स्टिमुलेटेड की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी उस केस में ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन समष्टि प्रतिलोमन है। इसका केस, इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास अपन ने 2 एनर्जी लेवल लिए, ये लिया m या फिर 1 वाला और ये लिया अपन ने n या 2 वाला, ठीक है। ये वाला कौन सा है, लोअर वाला एनर्जी स्टेट है और ये कौन सा है, हायर वाला एनर्जी स्टेट है। नॉर्मली अपन ने क्या देखा है, नेचर के क्या नियम होता है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी पार्टिकल है, वो क्या रहना चाहता है, अपनी मिनिमम एनर्जी पर रहना चाहता है। तो नेचर का अगर नियम देखें, उसका जो नियम देखें तो अपने पास क्या होना चाहिए कि पार्टिकल है वो m स्टेट में तो ज्यादा होनी चाहिए, लोअर स्टेट में इसमें होंगे तो बहुत कम होंगे, ठीक है। ये क्या है, नेचर के नियम के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या कर दिया जाता है, ऊपर वाले लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये प्रकृति के नियम के मतलब खिलाफ काम किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, हायर जो एनर्जी लेवल है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए जाते हैं, जैसा कि नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ काम करके हायर जो आपके पास में एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताता है। तो इस केस की बात कर लेते हैं अब अपन। इसमें क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लोअर एनर्जी में नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब इसमें मान लो 2 ही है तो इसमें सारे के सारे आ गए, ये वाला केस हो गया। ये आपके पास में ये वाला आपके पास में स्मॉल एन है और ये आपके पास में स्मॉल एन है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा हो गए। ये कंडीशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन की। बस अब अपन इसका केस लिख लेते हैं, एन एन बाई एन एन। नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आई है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई की पावर माइनस बीटा ई आई के होता है। ऐसा आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा। ये आपका फॉर्मूला होता है जिससे अपन n1 बाई n2 फाइंड कर लेते हैं। कैसे होता है, अगर n1 बाई n2 होता तो कैसे होता, e की पावर माइनस बीटा e1 हो जाता और बाय में इसमें क्या हो जाता, माइनस का बीटा e2। इसका भी एक सिंपल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
इससे ही ये लिखा गया है NN/NM इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा, यहाँ पे En आ जाएगा और यहाँ पे Em आ जाएगा। और सोल्व करें, माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो माइनस आएगा तो ये क्या आएगा En, और ये माइनस का Em, कुल मिला के क्या आएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा। ठीक है, अब ये जो आपका डिफरेंस था आपने पहले ही देखा था, एच न्यू के बराबर था, हायर माइनस लोअर एनर्जी जो है उनका जो क्या है डिफरेंस है वो आपके पास में एच न्यू होता है, तो एच न्यू आ गया। ठीक है, इसको और मतलब इसका रेसिप्रोकल किया तो NM/NN क्या आ गया, e की पावर बीटा एच न्यू आ गया। दोनों तरफ क्या ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये तो हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा। यहां से अपन टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में लिखा नहीं टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच न्यू बाई आपके पास में क्या आएगा, यही तो चाहिए, एच न्यू बाई के है और ये वाली टर्म आ जाएगी log E बेस्ड NM/NN। यहाँ से T का फॉर्मूला आ जाता है। तो इस पे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है कि टेम्परेचर किस प्रकार से होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, टेम्परेचर पूछा जाता है और NN और NM की वैल्यू आपको दी हुई होगी, न्यू की वैल्यू आपको दी होगी, बाकी तो ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। लेजर एक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है वो हमें देखनी है तो ये अपने को ध्यान रखनी है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एक चीज इनकरेक्ट होगी बाकी 3 क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। कंडीशन फॉर लेजर एक्शन, NN इज ग्रेटर देन NM, मतलब ये किसको बताता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन लेजर एक्शन में ली जाती है। ठीक है, तो NN ऊपर वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे वाले से ज्यादा आ रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन शामिल की गई किसमें, लेजर एक्शन में या लेजिंग एक्शन में। नेक्स्ट है यून्यू जो आपका है वो शुड बी वेरी हाई, सेकंड आपके पास में है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। थर्ड आपके पास में है ANM/BNM इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। कम होगा तो क्या होगा, ये वाली चीज इधर जाएगी तो क्या आएगा, BNM स्टिमुलेटेड इमिशन का जो कोफिशिएंट है वो जो आपके पास में स्पॉन्टेनियस इमिशन का कोफिशिएंट है उससे कम होना चाहिए। तो ये भी वही केस हो गया क्या जो अपन क्या लिख के आए थे, प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा था क्या कि P आपके पास में कौन सा था, NM इज लेस देन वेरी लेस देन P NM इसमें होता है, NM होता है, ये तो होती है किसकी, स्टिमुलेटेड की, और यहाँ पे कौन सी होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। क्योंकि लेजर में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन से ही क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेटेड की ज्यादा होती है। तो स्टिमुलेटेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आपके पास में क्या होगा, BNM है वो क्या होगा, स्टिमुलेटेड का ज्यादा होगा किससे, ANM से, ऐसा होगा। ये वाला केस भी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन है किसकी, लेजर एक्शन की, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट ठीक है, अब आपके पास टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ पंपिंग। अब ये किस में यूज आते हैं, जैसे रूबी लेजर है, CO2 लेजर है, या फिर आपके पास में क्या है, हीलियम नियॉन लेजर है। उसमें कौन कौन से, मतलब सब में अलग अलग टाइप की क्या होती है, ये पंपिंग का यूज होता है। तो इसीलिए एक बार एक नजर इन पे डाल लेते हैं। जैसे आपके पास होती है ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता है, केमिकल पंपिंग होती है, गैस डायनेमिक पंपिंग होती है, उसके बाद इन इलास्टिक एटम कोलिजन भी होती है। तो सब लेजर के अंदर अलग होता है, तो किस प्रकार से होता है वो अपन इसमें देख लेते हैं। तो जो किस में आएगा, टाइप ऑफ लेजर में आएगा। टाइप ऑफ लेजर की बात करें तो आपके पास 4 प्रकार के लेजर लिखे गए हैं। रूबी लेजर, ठीक है, रूबी लेजर है। उसके बाद हीलियम नियॉन लेजर है। उसमें खास बात क्या है कि इसमें रेशियो किस प्रकार से होता है, अगर 10 एटम क्या है हीलियम के है तो उसमें 1 नियॉन का एटम होता है, ऐसा रेशियो लिया जाता है 10:1। ठीक है, और लेजिंग एक्शन किस में रखा जाता है, नियॉन के अंदर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। थर्ड आपका कौन सा है, Na याग या ND याग, ऐसा कुछ लेजर होता है, ND याग होता है शायद, ND याग लेजर होता है, ND याग लेजर होता है। और 4 नंबर पर आपके पास में CO2 लेजर है। इनको सबको साथ में पढ़ेंगे। अब ये आपके पास में लेजर है। रूबी लेजर में लेवल कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4 और इसमें 5, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 3 4 4 और 5। इनको एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। रूबी, उसके बाद में हीलियम नियॉन, फिर ND याग और CO2। ठीक है, 3 लेवल 4 4 और 5 याद रह जाएगा। उसके बाद देखो रूबी लेजर में कौन सी होती है, ऑप्टिकल पंपिंग होती है, ऑप्टिकल पंपिंग। सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन कोलिजन, फिर इसी चीज को रिपीट करना है, फिर ऑप्टिकल पंपिंग ND याग में, फिर इलेक्ट्रॉन कोलिजन। हाँ, वेवलेंथ इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। रूबी लेजर की कितनी होती है, 6943 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम, इसके 6328 एंगस्ट्रॉम,
6943 और 6328। इनको मतलब वेवलेंथ दो के साथ याद करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, जैसे रूबी की कितने हैं, रूबी लेजर की 6943 एंगस्ट्रॉम और हीलियम नियोन की कितने हैं 6328 एंगस्ट्रॉम। एनडीआर की बात करें तो 1.06 माइक्रोमीटर, 1.06 है तो थोड़ा सा ये 10 और 6 का मतलब याद रह सकता है। तो इसमें क्या आएगा, 1.06 है तो इसमें CO2 में 10.06, थोड़ा सा इसको देख के अपन याद रख सकते हैं। इसमें 1.06 10.06 माइक्रोमीटर या एक 9.6 माइक्रोमीटर हो सकता है। 10.06 है तो 9.6 भी याद रह जाएगा। इस प्रकार से अपने को इनको याद करना है। स्टार्टिंग वाली दो है वो विजिबल लाइट में देखी जाती है, इसमें ये वाली यूज होती है, और इसमें इंफ्रारेड है या अवरक्त रीजन के अंदर इनको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में लेजर हो गई। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ लेजर। लेजर के स्पेशल फीचर क्या है वो अपन पढ़ लेते हैं। वेरी इंटेंस, ये इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। एक्सट्रीमली डायरेक्शनल, एक्सट्रीमली क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, फिर मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब इसकी लैम्डा क्या होती है, एक ही होती है, कांस्टेंट होती है। टेम्पोरल एंड स्पेटियल कोहेरेंस आपको देखने को मिलता है। 4 नंबर पे है हाईली कोहेरेंट होती है। इसी चीज का यूज किया जाता है किसमें, लेजर की किस प्रॉपर्टी का यूज होलोग्राफी में किया जाता है, इसका कोहेरेंस वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें यूज किया जाता है। इस पे एक क्या आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ये सारी चीजें लिखी हो जाती है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है ऐसा। बाकी लेजर किस में आती है, होलोग्राफी में तो यूज आती है। ठीक है, और लेजर की कोहेरेंस वाली प्रॉपर्टी का यूज होलोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है क्या, होलोग्राफी। क्या है, होलोग्राफी। तो होलोग्राफी आपके पास में क्या है, साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग होलोग्राम। होलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, होलोग्राफी का यूज है। मतलब होलोग्राफी में क्या होता है, होलोग्राम प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी टू बी रिकॉर्डेड इन 3 डायमेंशनल। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कितनी डायमेंशन में फोटोग्राफी को रिकॉर्ड किया जाता है, 3 डायमेंशन में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा ये क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है किसका, लाइट वेव का। इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, व्यतिकरण पैटर्न होता है। ठीक है, व्यतिकरण प्रारूप होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंटरफेरेंस पैटर्न होता है क्या, होलोग्राफी, किसका, लाइट वेव का। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या है, खाली फेज मेजर किया जाता है या खाली एम्पलीट्यूड या दोनों, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों ही मेजर किए जाते हैं, फेज भी होता है और एम्पलीट्यूड भी मेजर होता है, दोनों ही मेजर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हाईली कोहेरेंट लाइट सोर्स, इसमें यूज किया जाता है। मतलब लेजर का कौन सा है, कोहेरेंस वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो हाईली कोहेरेंट लाइट सोर्स इसमें यूज किया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है किसकी, होलोग्राफी के। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में क्या है, होलोग्राफी की ये कुछ प्रॉपर्टी है जो अपन ने पढ़ ली। यहाँ पर आपके पास में क्या है, ऑप्टिक्स एंड लेजर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो जो है वो आपके लिए एक क्या है, रिवीजन के रूप में काम करेगी। जैसे आपने पहले कोई सब्जेक्ट क्या है पढ़ा हुआ है, जैसे ऑप्टिक्स एंड लेजर ही पढ़ा हुआ है, उसमें कितनी चीजें याद रखनी है, किन किन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, वो सारा चीज इसमें है। ठीक है, उस चीज को वापस रिवाइज करने में ये वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे होलोग्राफी है तो होलोग्राफी को पूरा थ्योरी तो अपन याद रखेंगे नहीं, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन दिमाग में रखेंगे। बाकी तो इसमें क्या है, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे अपना टॉपिक और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।